सोलो लेवलिंग का नया चैप्टर आ चुका है और मैं भी वीडियो लेके हाजिर हूँ। हम संग जिन वू और चाहे इनकी फोटो यानी सोहो की मॉम और डैड की फोटो को भाई पे नीचे गिरा हुआ देखते हैं। आवाज आता है, अगर ये लोग होते तो सबसे पहले मैं उनको संभालता, लेकिन ये किया तुम सबसे पहले आए हो, लगता है तुम ही हो सिंह सोहो। और फिर वो इस फोटो के ऊपर पैर देने लगता है। ये देख के सोहो को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो सोचता है तो ये बंदा है दाए एस रेन के विकिनर हांग डांग सो। और तभी वो पास्ट की बात सोचता है जब तो जंचल ने उससे कहा था हांग डांग सो की बायोलॉजिकल छोटा भाई है। हांग डांग सो वो एक एस रेंक हंटर है और बहुत ज्यादा खतरनाक है। सोहो के कहने से कोई भी गार्ड वो सोहो को नहीं दे रहा है, पर अगर कभी वो उसके सामने आ जाए तो भी ना किसी सोच के उसे बाहर से भागना होगा। इस तरफ हांग डांग सो वो उसे देख रहा था। बहुत ही गुस्से से सोहो कहता है, हांग डांग सो किया तुम यहाँ पर बदला लेने आए हो? तुम्हारे भाई का पर अब किया जब मैंने तुम्हारे भाई को मारा ही नहीं, तुम्हारे भाई को मारा है एक बंदा जिसका नाम था किंग तासक। ये सुन के वो सोचता है ये बच्चा क्या कह रहा है। यहाँ तक कि सिर्फ मुझे नहीं बल्कि ये किंग तासक के बारे में भी जानता है। और कहता है मुझे बर्बा नहीं, मैं यहाँ पर मेरे भाई की बदला लेने नहीं, मैं बस यहाँ पर उसी लिए आया हूँ इस बंदे को देखने जिसने मेरे प्लान को बर्बाद किया। ये सुन के सोहो कहता है हांग डांग सो चलो कहीं और जाके लड़ते हैं। और ये सुन के वो गुस्से में कहता है मैं तुम्हारी बात आकर क्यों सुनो सोहो। तभी गुस्से में दरवाजे में जोर से पंच मारता है। वो दरवाजा वो जगह जैसे कि टूटने लगता है, पर वो तभी बाहर निकलते हुए कहता है देखो मेरे अंकल मेरे बारे में चिंता कर रहे होंगे और यहाँ पे हंटर्स को और सिक्योरिटी कंपनी को आने में 5 मिनट भी नहीं लगेंगे। क्या तुम अभी मेरे साथ जाना नहीं चाहते? ये सुन के वो हंसता और सोचता है शेटी बरेट। और तभी हमें किसी और जगह में कोई पुराने से खंडर सा फैक्ट्री के अंदर दिखाया जाता है। सिंह सोहो और हांग डांग सोहो दोनों आमने सामने यहाँ पे। हांग डांग सोहो कहता है ऐसा लगता है तुम मुझे देख के डर नहीं रही हो, लगता है तुम्हारे रेयर अवेकनिंग ने तुम्हारे अंदर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस भर दिया है। क्या सच में तुम कोई यूजरिंग बन चुके हो या फिर कुछ और? सोहो कहता है मुझे नहीं पता, मैंने अभी रीअसिस्ट नहीं कर पाया है, पर मैं तुमसे एक चीज पूछना चाहता हूँ, तुमने स्टार फर्गमेंट को कैसे अपटेन किया? वो कहता है क्या तुम्हें वो चाहिए, पर मैं ये तुम्हें क्यों बताऊं? तुम्हें पता है सिर्फ कमजोर लोग ही उसे लेते हैं, उसे कंज्यूम करते हैं। वो अब फाइट के लिए तैयार हो रहा है और उसे कहता है रेरा वेकनिंग के बाद शायद तुम बहुत एक्साइटेड होगे, तुम एक इसरेंग बन चुके हो, पर मैं तुम्हें बता दूं क्योंकि तुम अनवेयर हो, हर इसरेंग एक जैसा नहीं होता और वो अपना पावर अपना ऑरा रिलीज करता है जो कि सच में बहुत खतरनाक था। सोहो देख के सोचना लगता है ये बंदा सच में लीमन सियांग से तो काफी ज्यादा स्ट्रोंग लग रहा है, पर अगर सच बताओ ये पहली बार है जब मैं किसी इस रेंग से फाइट करूंगा कि मैं भी देखना चाहता हूँ। और तभी वो बहुत तेजी से उसकी तरफ जाता है दौड़ के, और इंस्टेंटली होंग डैंग सू वो अपने पेड़ों से जमीन पे जोरदार एक लात मारता है जिससे बाहर की जमीन इसका एक हिस्सा उठ के सीधा सोहो को जाके लगता है। सोहो एकदम ऊपर उठ जाता है। डांग सू यहीं पे नहीं रखता, वो एक खतरनाक पंच भी इसके ऊपर करता है और कहता है तो तुम एक समनर टाइप हो, सीरियसली एक समनर हो के तुम मेरे साथ लड़ना चाहते हो अपने इस डार्क ह्यूमन या कुछ कलाओ जो कि तुम्हारे पावर है? इसके पंच से सोहो काफी औंधा उठ चुका है और सीधा छत पे जाके लगता है, पर तभी नीचे आते ही वो जब सामने देखता है इसके सामने होंग डांग सू था। वो फिर से अपने पेड़ों से एक खतरनाक हमला इसके ऊपर करने वाला था, पर सोहो इसकी अटक को डोज करता है और सीधा उसकी फेस पे एक जोरदार किक मारता है। ये किक बहुत ज्यादा खतरनाक था, पर इससे भी उसे कुछ नहीं हुआ था। हंसते हुए वो उसकी तरफ देखता है और कहता है ओडे मुझे तो घत ही हुआ। और वो सोहो के ऊपर एक के बाद एक पंच मारने लगता है और हंसते हुए कहता है कि सच भी तुम्हें मुझे अपने पेवर स्ट्रेंथ से मारना चाहता है? अगर तुम्हें अपनी पूरी ताकत भी लगा दी तो भी तेरे लिए इम्पॉसिबल होगा मुझे मारना। पर सोहो बस उसे देख रहा था और सोच रहा था, उसे देखने के बाद मुझे ना डर लग रहा है और ना ताकत में कोई डिफरेंस, क्योंकि मैं जब अपने पास्ट के बारे में सोचूं, जब अपने ट्रेनिंग के बारे में, तो मैं वैसा प्रेशर फील नहीं कर पा रहा हूँ जैसा कि मैंने वहाँ कर रहा था। उसका ध्यान नहीं है। ये देख के हंगांग सो कहता है सच में तो ज्यादा कोकी नहीं हो रहा है, बच्चे फाइट के समझ किसी और चीज के
तूने कभी इस हथियार को निकाला। दूसरी तरफ हम सो को देखते हैं, बीरो बाहर आ चुका है। अब ठीक है ना, ये निमोनिक लगता है। मेरी कोई एबिलिटीज के बिना यहाँ पे ऐसे जीतना नामुमकिन है। अगर मैं सच कहूँ तो मैं अपने पॉइंट्स को सेव करना चाहता था और बाद में अपनी ताकत में लगाना चाहता था, पर अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, तो मुझे इन सबको कहीं और यूज करना ही होगा। अब सीरियस होके लड़ते हैं और तभी उसी धौल में हम उसके रूप को बदलते हुए देखते हैं, उसके ऊपर शेडोज को आते हुए देखते हैं और तभी बाबी सोहो अपना ऑरा रिलीज करता है और उसके सामने आके कहता है, तो फिर हैंग ऑन सो अब शुरू करें दूसरा राउंड। और अब हम देखते हैं नोटिस में उसने अलग अलग आइटम्स को क्रिएट करा है जिनकी की क्रिएट रेयर है और उसका रूप पूरी तरह से बदल चुका है, हेरविक है। पहली बार सोहो को हमें खंग की तरह एक शेडोमोंड की तरह देख रहे हैं और यहाँ पहली बार मुझे उसे देख के संजेनबो की याद आ रहा है। उसकी स्ट्रीट्स विंडो को देखते हैं, इसमें उसकी ताकत बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, यानी सिर्फ स्ट्रेंथ नहीं बहुत कुछ बढ़ चुका है। और वो अब कहता है, ओके चल अब मैं अपनी पूरी ताकत के साथ तो इससे फाइट करूंगा। फिर होंग रोंग सो देखते हुए कहता है, तो मुझे ये सबसे नहीं आ रहा सकता। सिर्फ कुछ पहनने के बाद फिर वो मंद में सोच रहा था ये सब आखिर उसके पास कहाँ से आया। फिर तभी उसे कुछ हट करता है। वो अपने सामने इस डार्क रेपल को देख के उसकी बॉडी जैसे कि कांपने लगता है और तभी उसे सब कुछ याद आने लगता है। सिंगजंबो अपने पास्ट लाइफ, अपने पास्ट मेमोरी के बारे में, जहाँ पे सिंगजंबो इससे कह रहा था हमारा नाम क्रिएट कैसा होगा क्योंकि तुम लोग की वजह से मरी। तुम क्या सोचते हो इस बारे में, क्या तुम्हें पसंद है होंग टोंग सो नाम। और तभी शायद उसे यहाँ पे अपने पास्ट लाइफ में हुए शेडोज की बात याद आता है, जहाँ पे वो सिंगजंबो का सिर्फ एक शेडो था और उसने उसे बड़ी तरह से मारा था। उसकी आंखों में हम इस डर को देख सकते हैं। तो अब आगे क्या होगा, क्या उसे सब कुछ याद आ जाएगा और उस पर जैसे क्या वो सिंग सोंग के साथ आ जाएगा, या फिर सिंग सोंग को उसे मार के फिर से अपने बाप जैसा ही उसे शेडो बना लेना होगा। तो आपको क्या लगता है? स्टोरी नरेशन सोलो लेवलिंग रैग्नारॉक की चैप्टर 58 की शुरुआत होती है और हम सोहो को देखते हैं जो कि बोलता है, ये शेडो आइटम्स काफी ज्यादा फैंसी दिख रहा है। मैं उसकी अपीयरेंस को बंद कर देता हूँ जिससे किसी को दिखे ना। लेकिन आखिरकार उसको क्या हुआ है, सिर क्यों पकड़ रखा है उसने। तभी हम देखते हैं कि डांग सो पास्ट याद कर रहा था, जहां पर जनुओं में उसको कितना पकड़ पकड़ के पेला था। वह सोचता है मुझे हल्यूसिनेशन ज़रूर है, मुझे उसके अगल बगल आने वाली ब्लैक हैस को नहीं देखना चाहिए। इसकी वजह से मुझे किसी और की मेमोरीज दिख रही हैं, लेकिन नहीं, वो मेरी ही यादें हैं। मुझे इस आदमी का नाम मालूम है जो कि मुझे नीचा दिखा रहा था, मैं बस अब तक उसको भूल गया था। इसका नाम सिंग जन वाओ है। सोहो बोलता है, ये मेरे पापा का नाम कैसे जानता है। बेरो बताता है शायद ग्रेड को अपने पास्ट की मेमोरीज याद आ रही हैं। सोहो पूछता है, बेरो ये तो क्या बोल रहा। बेरो बोलता है, डांगसो का रिलेशनशिप आपके फादर के साथ अच्छा नहीं था, ये उनके हाथों मर गया। उसके बाद उनका शेडो सोल्जर बना जिसका नाम आपके फादर ने ग्रेड रखा था। शायद उसको भी अपनी मेमोरीज वापस याद आ रही हैं। सोहो पूछता है, लेकिन उसको अपनी मेमोरीज बना शेडोकी के कैसे याद आ रही हैं। बेरो बोलता है, जैसे वो जिनचल को अपनी मेमोरीज बना किसी शेडोकी के याद आ गई, शायद उसके साथ भी सीम हो रहा है। डांगसो बोलता है, सांग जनवो और सांग सोहो, हाँ मुझे अब याद आया है, उसके घर में उसकी एक फैमिली फोटो थी। जरूर ये जिनवो का बेटा है, लेकिन सांग जनवो खुद इस दुनिया में हंटर के तौर पर क्यों नहीं है। अगर उसका कोई रीजन है कि वो इस दुनिया में नहीं आ सकता या फिर अभी कुछ कर नहीं सकता, तभी वो हमला कर देता और कहता है, वो जो बलिक नेक्रोमेंसर शकल जिनवो ने मेरे पर इस्तेमाल किया था, भले ही उसके बेटे के पास भी सीम सिकल्स हो, लेकिन शायद अभी भी उसको इस्तेमाल करना अच्छे से जानता नहीं होगा। ये मेरे लिए परफेक्ट चांस है। ये भले ही अभी हेजी है, लेकिन मुझे याद है जब मैं सांग जनवो की गुलामी कर रहा था, मुझे जबरदस्ती इतना सारा ह्यूमिलिएशन सहना पड़ा था। सांग जनवो 2 ने जो भी मेरे साथ किया है, आज मैं तेरे बेटे को मार डालूंगा। सोहो बोलता है, डांगसो तू इतना ज्यादा डरा हुआ क्यों लग रहा। फिर अपना वेपन निकाल के काफी सारे अटैक कर देता है, जिससे डांगसो के बॉडी पर काफी सारे कट्स लग जाते हैं। उसके अंदर से रेड सॉस पहराने लगता है। वो कहता है, ये बच्चा अचानक से कुछ जाता ही ताकतवर हो गया है। सोहो बोलता है, शेडो आइटम की वजह से मेरे स्टेट्स बूस्ट हो गए हैं। मैंने आज तक डंजन कलर करते हुए जितने भी वेपन्स बनाया हैं, और वो समनिंग मैकेनिज्म जिससे मैं उन वेपन को बना इन्वेंट्री खोले शेडो के जरिए बाहर निकाल सकता हूँ, अगर मैं उन सब का इस्तेमाल और अच्छे से कर पाऊँ तो मैं उसकी फाड़ के रख दूंगा। तभी देखते हैं उसने डांगसो पे अटैक कर करके इसका कता बना दिया होता है। डांगसो सोचता ये तो अपनी मर्जी से वेपन निकाल पा रहा, क्या कभी सिंग जनवो के पास ऐसे सिकल्स थे। बेरो बोलता है, मैं फील कर पा रहा हूँ लिटिल लॉर्ड फाइट के बीच में भी स्ट्रांग बनते जा रहे हैं। सिर्फ लेवल में नहीं बल्कि टेक्निक और इंस्टिंक्ट भी बढ़ रही है। मेरे लीच में आपको बताना चाहता हूँ
मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं आप और लिटिल लॉर्ड जल्दी एक दूसरे से मिल पाएंगे। तभी हम देखते हैं कि डांग सो का कथा बन चुका होता है। इसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा होता है। उसको सोहो को देखकर ऐसा लगता है जैसे इसके सामने खुद सिंह जनवो खड़ा हो, जिससे पूरी जमीन के टुकड़े हो जाते हैं। वह सोचता है, मुझे नहीं लगा था कि ये इतना ज्यादा पावरफुल होगा। मुझे यहाँ से वापस जाकर अपने ग्रुप से मिलना होगा। मैं भाग नहीं रहा हूँ, मैं बस तैयारी करने जा रहा हूँ ताकि उसको मार सकूं। मैं उस पर तब हमला करूंगा जब यह अपनी डेली लाइफ में अपना गार्ड डाउन कर रखा होगा, या फिर उसके किसी करीबी को किडनैप कर लूंगा। ये भले ही कितना भी स्ट्रांग हो, लेकिन उससे नहीं बच पाएगा। लेकिन तभी उसके पीछे सोहो आ जाता और अटैक करता है, जिसकी वजह से काफी बड़ा धमाका होता है। जब वहां से धुआं हट जाता है तो हम देखते हैं इसने अपनी तलवार डांग सो के अंदर डाल दी होती है। डांग सो बोलता, चल तो भी ट्राई कर मुझे अपना गुलाम बनाने की। मैं डेस्परेटली रेजिस्ट करूंगा और फिर तुझे और तेरे बाप दोनों को मार डालूंगा। सोहो बोलता है, तो सही में काफी लालची इंसान है। तू मुझे नहीं हरा पाया तो मेरे पापा को क्या घंटा हरा पाएगा। लेकिन अगर तेरे अंदर इतनी हिम्मत है तो कोशिश करके देख ले, मैं तुझे इतनी दूर तक जाने नहीं दूंगा। इतना बोलकर वो डांग सो को कट डालता है। इसी के साथ ये चैप्टर ही पर खत्म होता है। चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए बाय बाय। तो हे गाइस, कैसे हो आप सब? स्वागत है आप सभी का हमारे आज के नए वीडियो में। सोलो लेवलिंग रैग्नारॉक का नया चैप्टर आ चुका है और मैं हाजिर हूं आपके लिए इसका धमाकेदार एक्सप्लेनेशन लेकर। चैप्टर की शुरुआत होती है आर्शा से। वो अपोर्सल से कहती है, मैं हूं आर्शा और तुम ऐसा समझ सकते हो कि मैं इसी वर्ल्ड की रहने वाली हूं और मैं यहां तुम्हारे लिए एक प्रपोजल लेकर आई हूं। यह सुनकर अपोर्सल हैरान रह जाता है और पूछता है, तुम्हें मेरे बारे में पता कैसे चला? आर्शा जवाब देती है, यह बस एक कोइंसिडेंस था। मैं स्टारडस्ट के ओरिजिन को इन्वेस्टिगेट कर रही थी। उसी वजह से मैं डिस्ट्रीब्यूटर लेमिटसन के पास गई और इसी प्रोसेस में मुझे ओफ्रारिम के बारे में पता चल गया। मेरे सबऑर्डिनेट इंफॉर्मेशन निकालने में काफी एक्सपर्ट हैं। हम देखते हैं कि अपोर्सल के चारों तरफ बहुत सी मक्खियां मंडरा रही हैं और अगले ही पल अपोर्सल का एक सबऑर्डिनेट उन मक्खियों को काटकर आर्शा पर हमला कर देता है। लेकिन आर्शा तुरंत रीजेनरेट हो जाती है और शांत स्वर में बोलती है, मेरे ऊपर अटैक करना पॉइंटलेस है। ये मेरी रियल बॉडी नहीं, बस एक क्लोन है। हो सकता है तुम्हें डर लग रहा हो कि मैं तुम्हारी आइडेंटिटी सबके सामने उजागर कर दूं, लेकिन चिंता मत करो, मैं यहां तुम्हारी मदद करने आई हूं। इसके बाद आर्शा अपोर्सल को एक एनहांस स्टार फ्रैगमेंट देती है और कहती है, ये लो मेरी तरफ से गिफ्ट, मैंने इसे रिफाइन कर दिया है। अब तुम इससे एस रैंक अवेकनर्स तक को कंट्रोल कर सकते हो। अपोर्सल फ्रैगमेंट को महसूस करता है और शॉक हो जाता है। यह पहले से कहीं ज्यादा स्टेबल और पावर पैक्ड था। फिर आर्शा उसके करीब आकर सीधा कहती है, मैं ये तुम्हें सप्लाई करती रहूंगी, लेकिन बदले में मुझे तुम्हारी मदद चाहिए सुंग सुहो और शैडो लॉर्ड दोनों को एक साथ गिराने में। यह सुनकर अपोर्सल पूछता है, आखिर तुम इस दुनिया की रेजिडेंट होकर मेरा साथ क्यों दोगी? आर्शा मुस्कुराते हुए कहती है, तुम बहुत क्लोज माइंडेड हो। रेजिडेंट होने का मतलब ये नहीं कि मैं उनकी साइड चुनूं। मैं उसी के साथ कोऑपरेट करूंगी जो मुझे सबसे बड़ा फायदा दे। और याद रखो, मैं भी सुहो की तरह हूं, एक एयर, एक मोनार्की की हेयर, और मैं उसके साथ कभी नहीं रह सकती जो शैडो लॉर्ड का वेसल है। उसी वक्त आर्शा अपनी पावर दिखाती है। पीछे पड़ा हुआ वही मॉन्स्टर फिर से जिंदा हो जाता है। अपोर्सल शॉक में, ये तो खत्म हो चुका था। आर्शा बोलती है, हाँ, प्लेग की एयर होने के नाते मैं ये भी कर सकती हूं। और एक पल में वो मॉन्स्टर फिर से खत्म भी कर देती है। वो अपोर्सल को आखिरी बार ऑफर देती है, सोच लो, अगर हम साथ रहें तो दोनों का फायदा है। सीन बदलता है। आर्शा बाहर निकलती है जहां पिया और एक छोटी बच्ची उसका इंतजार कर रहे होते हैं। बच्ची पूछती है, कैसा रहा नेगोशिएशन? आर्शा जवाब देती है, उसने हां कह दी। फिर रिवील होता है कि आर्शा के पास भी सुहो की तरह सिस्टम मौजूद है और उसे भी लॉर्ड या मॉनर्क बनने का मिशन मिला है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है लानहैक पर, एक एस रैंक हंटर जो अंदर से डर चुका है। वो बार बार एक ही नाइटमेयर देखता है। बीज उसे खा रहे हैं, उसके शरीर के टुकड़े कर रहे हैं और वो किसी भी हाई रैंक रेड में जाने से मना कर देता है। उसी समय अपोर्सल वहां पहुंचता है। लानहैक गुस्से में अपनी बिजली जैसा ऑरा छोड़ते हुए चिल्लाता है, दूर रहो वरना यहीं जला दूंगा। लेकिन अपोर्सल बिना रुके स्टार फ्रैगमेंट उसके शरीर में घुसा देता है और कहता है, डोंट वरी,
अब तुम्हें किसी मॉन्स्टर से नहीं लड़ना पड़ेगा, तुम बस वही करोगे जो मैं चाहता हूं। लानहाक की आंखों में ओफ्रारिम का सिंबल उभरता है। अब वो पूरी तरह अपोर्सल के कंट्रोल में जा चुका है। अपोर्सल आखिरी लाइन बोलता है, सबका ध्यान बाहर के इन्वेजन्स पर है, किसी ने अंदर की दरारें देखी ही नहीं, और मैं उन दरारों का फायदा उठाऊंगा। और इसी के साथ सोलो लेवलिंग रैग्नारॉक चैप्टर 49 खत्म हो जाता है। इस चैप्टर में बहुत कुछ हुआ, प्लेग, फ्रॉस्ट और ट्रांसफिगुरेशन, 3 नए मोनार्क डिसेंडेंट्स की एंट्री, आर्शा के पास खुद का सिस्टम अपोर्सल को एस रैंक हंटर्स को कंट्रोल करने का तरीका, एंड नाउ गेम हैज ऑफिशियली चेंज्ड। अगर आपको ऐसे ही फास्टेस्ट और धमाकेदार एक्सप्लेनेशन सबसे पहले चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, सी यू इन अनदर वीडियो। चैप्टर 61 की शुरुआत होती है। हम कंट्रोल रूम देखते हैं। एक पायलट बोलता है, ये KL 472 है, कृपया कंट्रोल रूम, मेरी बात सुनिए। कंट्रोल रूम में मौजूद लड़का जवाब देता है, हाँ हम सुन रहे हैं, बताइए क्या हुआ। पायलट कहता है, मैं इस वक्त फ्लाइट लेवल 350 पर हूं, मेरा एक सवाल है, क्या इस लेवल पर स्नोफॉल होना पॉसिबल है। लड़का कहता है, हाँ ऐसा हो सकता है। पायलट हल्की हंसी के साथ बोलता है, हाँ ये तो कॉमन सेंस की बात है, लेकिन मैं तुम्हें ये कैसे समझाऊं। उसी वक्त हम देखते हैं उसके सामने आसमान में अचानक एक गेट अपीयर हो चुका होता है। कंट्रोल रूम का लड़का घबराते हुए पूछता है, क्या तुम्हारे सामने गेट आया है। पायलट कहता है, हाँ, और उसके आसपास बहुत खतरनाक स्नोस्टॉर्म हो रही है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम क्रैश हो जाएंगे, हमें इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ेगी। लेकिन तभी कंट्रोल रूम के लड़के के ईयरफोन में से तेज स्टैटिक नॉइज आती है। उस पल सब समझ जाते हैं, उनका प्लेन खत्म हो चुका है। सीन शिफ्ट होता है। हम एक मॉन्स्टर को देखते हैं जिसे सुहो एक ही वार में काटकर खत्म कर देता है। वो बड़बड़ाता है, अबे यार, मैं फिर से ग्रीड के स्किल्स इस्तेमाल करना भूल गया। ग्रीड लगाने के बाद मैं महसूस कर सकता हूं कि मेरे स्किल्स बढ़ रहे हैं, लेकिन मैंने अब तक इसके स्किल्स यूज नहीं किए हैं। वो आगे देखता है, यहां का माना स्टोन माइनिंग कंप्लीट हो गया है, जल्दी निकलना होगा, इससे पहले कि डंजन बंद हो जाए। सुहो सोचता है, मेरे शैडो सोल्जर सिर्फ 1 दिन तक ही रह सकते हैं। अगर मुझे उन्हें परमानेंट इस्तेमाल करना है तो उन्हें शैडो आइटम्स में बदलना पड़ेगा। पहले मैं लो रैंक वालों को छोड़ देता हूं, फिर जो नए शैडो सोल्जर मिले हैं उनसे उन्हें वापस बनाऊंगा। तभी उसके अंदर से ब्लैक ऑरा बाहर निकलने लगता है। उसका शैडो क्रिएशन लेवल अप हो चुका होता है। अब उसके शैडो क्रिएशन से हाई रैंक आइटम्स बनने के चांसेस बढ़ गए हैं। वहां चारों ओर कई आइटम्स अपीयर होते हैं। सुहो बोलता है, जैसे ही मेरे स्किल्स का लेवल बढ़ा है, हाई लेवल आइटम्स ज्यादा अपीयर होने लगे हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मुझे जल्द ही हेरोइक ग्रेड या उससे ऊपर के आइटम्स भी मिलेंगे। वो आगे बढ़कर कहता है, चलो देखते हैं इस बार मुझे क्या मिलने वाला है। वो अपना हाथ देखते हुए बोलता है, अच्छा है, मुझे हेरोइक ग्रेड का आइटम मिला, लेकिन सारी चीजों में से गॉन्टलेट ही क्यों। वो हल्की झुंझलाहट से बोलता है, मुझे अभी अभी ग्रीड मिला है और यह काफी बेकार है कि मैं हेरो ग्रेड की अपीयरेंस को कस्टमाइज नहीं कर सकता। अगर मैं इनके मेंटिकोर की तुलना करूं तो ग्रीड के स्टैट्स बूस्ट कहीं ज्यादा बेहतर हैं। वो गहरी सांस लेकर कहता है, फिलहाल इसे स्टोर करके रख देता हूं। बाहर निकलते हुए वो सोचता है, हंटर एसोसिएशन ने दूसरे गिल्ड्स को कन्विंस किया ताकि मैं फील्ड टाइप डंजन्स क्लियर कर सकूं, लेकिन फिर भी मैं स्टार डस्ट फैक्ट्री नहीं ढूंढ पाया। कहीं उन्हें मेरे मूवमेंट्स के बारे में पता तो नहीं चल गया। शायद वे किसी और लोकेशन पर शिफ्ट हो गए हैं। उसी वक्त एसोसिएशन का एक मेंबर कहता है, बहुत अच्छा काम किया, आज के फील्ड टाइप डंजन का टाइम यहीं खत्म होता है। इतने में सुहो अपना फोन चेक करता है। उसे एक मैसेज मिला होता है जिसमें लिखा है, जिन हंटर्स को यह मैसेज मिला है वे तुरंत हंटर एसोसिएशन पहुंचें। सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं कि वहां पहले से ही कई हंटर्स मौजूद हैं। पार्क जोंगसू सोचता है, क्या साउथ कोरिया को रिप्रेजेंट करने वाले सारे गिल्ड्स यहां हैं? लगता है मैं ही अकेला हूं जो सिर्फ ए रैंक का है। बैक्यूनो बोलता है, तुम सबको पता है ना कि इमरजेंसी मीटिंग क्यों बुलाई गई है? चोई जोंगिन जवाब देता है, शायद वो गेट जो एरोप्लेन के सामने आसमान में अपीयर हुआ था उसी वजह से।
लिम ताइग्यू बोलता है, तो क्या यह मीटिंग इसलिए है कि उसका मालिक कौन बनेगा? माँ डोंगवू हंसते हुए कहता है, हाँ हाँ, हम माइनस सिंह गिल्ड जरूर उस गेट को ले लेंगे। वो आगे कहता है, वैसे याद आया, मैंने सुना है कि मास्टर लिम के पास एक गुड न्यूज है। तुमने एस रैंक हंटर ली यूनिसक को अपने साथ मिला लिया है ना? आखिरकार तुमने उसे मनाया कैसे? हमने तो इतनी कोशिश की, फिर भी वो नहीं माना। लिम ताइग्यू बोलता है, वो मैं नहीं था। हंटर डोजिन ने उसे अपने गिल्ड में शामिल किया है। मेरे गिल्ड के मेंबर्स वैसे भी काफी अच्छे हैं। तभी वहां सुहो आता है। वो कहता है, मुझे माफ कर देना, मैं फील्ड टाइप डंजन क्लियर करने में थोड़ा लेट हो गया। माँ डोंगवू कहता है, यह तो एस रैंक हंटर हैं। आप तो मास्टर संग सुहो है ना? आपसे मिलकर वाकई बहुत अच्छा लगा। सुहो शांत आवाज में जवाब देता है, लेकिन मैं कोई मास्टर नहीं हूं। पार्क जोंगसू बोलता है, हंटर संग सुहो, आपने अभी तक कोई गिल्ड ज्वाइन नहीं किया है ना? आप हमारे नाइट ऑर्डर गिल्ड को ज्वाइन कर लीजिए। मैं वादा करता हूं, हम आपको बेस्ट ट्रीटमेंट देंगे। सुहो हल्के से मुस्कुराते हुए जवाब देता है, आपके ऑफर के लिए शुक्रिया, लेकिन मेरा फिलहाल किसी भी गिल्ड को ज्वाइन करने का कोई इरादा नहीं है। चोई जोंगिन मन ही मन सोचता है, इसने फिर से बिना किसी हिचकिचाहट के ऑफर को मना कर दिया। उधर सुहो सोचता है, अब जब मैं ध्यान से देख रहा हूं, यहां पर बस मैं ही हूं जो किसी भी गिल्ड में नहीं है। शायद अब वक्त आ गया है कि मैं अपना खुद का गिल्ड बनाऊं। इससे लोगों को अपने साथ मिलाना आसान होगा। तभी वहां जिंचल आ जाता है। माँ डोंगवू कहता है, तुम फिर से लेट हो और तुम्हारी हालत भी कुछ ठीक नहीं लग रही। आजकल मूंछें बढ़ा रहे हो क्या? जिंचल कहता है, मुझे माफ कर दीजिए, डेटा कलेक्ट करने में थोड़ा टाइम लग गया। वो आगे बढ़कर गंभीर स्वर में बोलता है, आप सभी का यहां आने के लिए शुक्रिया। आप सब जानते ही होंगे कि एयर स्पेस में एक गेट अपीयर हुआ है। उसे सबसे पहले उस प्लेन के पायलट ने देखा था, लेकिन वो प्लेन उस गेट के आसपास मौजूद एनर्जी की वजह से क्रैश हो गया। हंटर एसोसिएशन ने तुरंत अपने ए रैंक हंटर्स को वहां एनर्जी लेवल चेक करने भेजा। हालांकि उस गेट से निकलने वाली एनर्जी ने ए रैंक गेट को भी सरपास कर दिया। वो रुककर बोलता है, इसलिए जो गेट अपीयर हुआ है, हमने उसे एस रैंक गेट के तौर पर दर्ज किया है। सुहो सोचता है, क्या एस रैंक? यह तो पहला एस रैंक गेट है जो ग्रेट कैटेक्लिज्म के बाद आया है। चोई जोंगिन बोलता है, जिस चीज का हमें डर था वो अब सच में हो गया है। सुहो मन ही मन सोचता है, जिन हंटर्स को अपना पास्ट याद है वे भी इस वक्त डर महसूस कर रहे हैं। क्या एस रैंक गेट वाकई इतने खतरनाक होते हैं? लेकिन अगर हम अच्छे से तैयारी करें तो हम इसे जरूर संभाल लेंगे। उसी वक्त बेरू की भारी डरावनी आवाज गूंजती है, यह इतना आसान नहीं है माय लॉर्ड। यहां जितने लोग मौजूद हैं, अगर सब भी चले जाएं तो वे सिर्फ एंट्स का खाना बनेंगे। माँ डोंगबुक सोचता है, क्या सब उसी डार्क क्रिएचर के बारे में बात कर रहे हैं जिससे हंटर संग सुहो बात करते हैं? लेकिन उसे देखकर मेरी बॉडी कांप क्यों रही है? सुहो बेरू की तरफ मुड़ता है और उसे जोर से मारते हुए कहता है, लोगों को डराओ मत। अगर कुछ अच्छा नहीं बोलना है तो वापस शैडो में चले जाओ। बेरू रोते हुए कहता है, माय लॉर्ड, इसके बारे में मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता, क्योंकि पिछली दुनिया में इस एस रैंक गेट का बॉस कोई और नहीं बल्कि मैं खुद बेरू था। और इसी के साथ चैप्टर यहीं खत्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर अगले हफ्ते आएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए बाय। सोलो लेवलिंग रैग्नारॉक चैप्टर 62 की शुरुआत होती है। सुहो गहरी सोच में डूबा होता है और कहता है, अच्छा, तो बेरू ही उस एस रैंक डंजन का बॉस था जिससे सारे एस रैंक हंटर्स डरते थे। चोई जोंगिन धीरे से बोलता है, अब जब मैं याद करता हूं तो लगता है हाँ, वो वही था। बेरू हल्की हंसी के साथ कहता है, हा, जिस पल ये मेरे सामने आए, इन्हें समझ आ गया था कि ये मेरे सामने बस कीड़ों की तरह हैं। अब जब तुम्हें पता चल ही गया है तो मेरे सामने सिर झुकाकर अपनी जान की भीख मांगो, तुम साले कमजोर इंसान। उसी पल सुहो उसे मारते हुए कहता है, तू फालतू में इन्हें धमका क्यों रहा है? बेरू तुरंत सिर झुकाकर बोलता है, यंग मोनार्क, मुझे माफ कर दीजिए। इतने सालों बाद मुझे फिर से श्रेष्ठता, सुपीरियॉरिटी महसूस हुई थी, इसलिए मैं अपनी भावनाओं में बह गया। चोई जोंगिन गंभीर आवाज में कहता है, अगर जो इसने कहा वो सच है तो क्या यह अकेले ही एस रैंक डंजन को क्लियर नहीं कर सकता? जिंचुल कहता है, यह काफी मुश्किल है। शायद पास्ट में यह पॉसिबल था,
लेकिन अब इसने अपनी सारी शक्ति खो दी है। अभी ये किसी काम का नहीं है। बेरू थोड़ी झुंझलाहट में कहता है, अरे यंग मोनार्क, इतनी बेइज्जती तो मत कीजिए। उसी वक्त हम देखते हैं कि पार्क जोंगसू और मां डोंगवुक के चेहरे पर उलझन है। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा कि वहां क्या चल रहा है। छोई जोंगिन कहता है, उन्हें कुछ बताने के बजाय बेहतर होगा कि उन्हें महसूस करवाया जाए। जी वह सुहो की ओर देखता है और पूछता है, हंटर संग सुहो, क्या तुम उनकी पास्ट मेमोरीज याद दिला सकते हो? सुहो हल्की मुस्कान के साथ कहता है, क्यों नहीं। वो इतना कहते ही वह अपनी जेब से एक चाबी निकालता है और फिर हम देखते हैं पार्क जोंगसू और मां डोंगवुक दोनों को अपनी पुरानी यादें लौट आती हैं। मां डोंगवुक घबरा कर कहता है, क्या पूरी दुनिया रिसेट हो गई है? अगर ये जेजू आइलैंड जैसा ही एस रैंक गेट है तो इसका मतलब हमें फिर से उन्हीं मॉन्स्टर्स से लड़ना पड़ेगा। जिनचुल गहरी आवाज में कहता है, गेट अपीयर होने के 7 दिन बाद डंजन ब्रेक हुआ था। अगर ये एस रैंक गेट सोल के ऊपर ब्रेक हो गया तो जो विनाश होगा उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। पार्क जोंगसू तुरंत पूछता है, अगर आसमान में डंजन ब्रेक हुआ तो क्या वो मॉन्स्टर वहां से गिरकर मर जाएंगे? जिनचुल कहता है, एसोसिएशन ने उसका भी एंगल कैलकुलेट किया है। हमने कंफर्म किया है कि जब से वो गेट प्रकट हुआ है तब से वो धीरे धीरे नीचे आ रहा है। अगर ऐसा ही रहा तो 7 दिन बाद वो गेट सोल के बीचों बीच जमीन पर आ गिरेगा। पार्क जोंगसू की आंखें चौड़ी हो जाती हैं। मतलब ये एक मूविंग गेट है, तो अब इसे क्लियर करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचा। बैकनो सोचता है, हमें पहले विदेशी खतरे से निपटना चाहिए था, लेकिन अब उसके बजाय हमें इस एस रैंक गेट को क्लियर करना पड़ेगा। वह गहरी सांस लेकर आगे सोचता है, सुहो ने एस रैंक हुआंग डोंगसू को डिफीट कर दिया था। इसका मतलब सुहो की ताकत हमें पार कर गई है। अगर ऐसा ही रहा तो हम उसके लिए बोझ बन जाएंगे। मैं बहुत वक्त के बाद खुद को इतना पावरलेस महसूस कर रहा हूं। चोई जोंगिन धीमी आवाज में बोलता है, पिछली दुनिया में भी एस रैंक गेट सिर्फ संग जिन्वू की वजह से क्लियर हो पाया था। काश वो यहां होते। सुहो चारों ओर देखता है। सबके चेहरों पर डर और तनाव है। वह सोचता है, सब बहुत तनाव में हैं। तभी बेरू उसकी ओर झुककर कहता है, कृपया सारा बोझ अपने ऊपर मत लीजिए यंग मोनार्क। जब लॉर्ड ने मुझे हराया था तो उनका लेवल आपके वर्तमान शक्ति स्तर से भी कहीं अधिक था। सुहो चौंक कर सोचता है, क्या डैड का लेवल मुझसे ज्यादा था? तो क्या उस शक्ति को हराना मेरे लिए असंभव है? वह खुद से बुदबुदाता है, सभी को यहां मेरे डैड की कमी महसूस हो रही है। हम तैयार हों या नहीं, लेकिन एस रैंक गेट तो आ चुका है। अगर ऐसा ही रहा तो हम ये ट्रायल फेल कर देंगे। मुझे कुछ ऐसा करना होगा जो मेरे डैड नहीं सिर्फ मैं कर सकूं। मुझे कुछ भी करके इसका जवाब ढूंढना होगा। इसी सोच के बीच अचानक उसके सामने एक क्वेस्ट नोटिफिकेशन प्रकट होता है। उस पर लिखा होता है, अपनी पूरी शक्ति लगाकर एस रैंक गेट को क्लियर करो। सुहो नोटिफिकेशन देखकर हैरान रह जाता है। अचानक उसे महसूस होता है कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा है। वह पीछे मुड़कर देखता है, लेकिन वहां कोई नहीं होता। वह सोच में डूब जाता है। सिस्टम ने कहा था, जो भी खिलाड़ी कर सकता है। तो शायद सिस्टम मुझे बताना चाहता है कि इसका जवाब मेरे अंदर ही है। थोड़ी देर बाद हंटर बैक यूनो उसके पास आता है और कहता है, तुम फिजिकल कॉम्बैट टाइप हंटर हो ना मेरी तरह? मेरे पास कुछ है जो मुझे फील्ड टाइप डंजन में मिला था, व्हाइट टाइगर फिस्ट, बैकहग। इससे शायद काम चल जाएगा। हम देखते हैं कि उस गियर के स्टैट्स वाकई में काफी मजबूत हैं। सुहो बोलता है, हंटर बैक यूनो, मैं कुछ टेस्ट करना चाहता हूं, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? दृश्य बदलता है। अब हम एक गेट के सामने पहुंचते हैं। चोई जोंगिन कहता है, क्या यह बी रैंक गेट है? मैं सुहो के पीछे पीछे तो आ गया, लेकिन यह आखिर करना क्या चाहता है? जिनचुल गहरी सोच में कहता है, इससे ज्यादा जरूरी सवाल यह है कि सुहो हंटर बैक यूनो को मॉन्स्टर हंट क्यों करवा रहा है? सुहो जवाब देता है, मैं उस इक्विपमेंट को टेस्ट करना चाहता हूं जिसे मैंने खुद बनाया है। जिनचुल हैरान होकर पूछता है, क्या एक एबिलिटी जिससे इक्विपमेंट बनाया जा सकता है? तो क्या तुम्हारी एबिलिटीज हंटर संग जिन्वू जैसी नहीं हैं, यानी शैडो क्रिएचर बनाने वाली? सुहो शांत स्वर में कहता है, ये सिमिलर है, लेकिन थोड़ा अलग भी। मेरे डैड के शैडो सोल्जर्स स्थायी थे। वो उन्हें कभी भी बुलाकर सेना की तरह इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन मेरे शैडो सोल्जर एक दिन के बाद गायब हो जाते हैं। मैं वो नहीं कर सकता जो मेरे फादर कर सकते थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं कुछ और नहीं कर सकता। वह आगे कहता है, मेरी शैडो क्रिएशन एबिलिटी मुझे सोल्जर्स को शैडो गियर में बदलने की अनुमति देती है। कुछ शैडो गियर लेवल अप भी कर सकते हैं, और जो भी उन्हें इस्तेमाल करेगा उसे उनके स्टैट्स मिल जाएंगे। जिनचुल चौंक कर कहता है, इसका मतलब जो गॉन्टलेट तुमने बैक यूनो को दिया है वो ग्रोथ टाइप गियर है? चोई जोंगिन उत्सुकता से पूछता है, अगर ये सच है तो जो भी इसे इस्तेमाल करेगा वो मॉन्स्टर हंट करके खुद को मजबूत बना सकेगा। सुहो कहता है, मुझे लगता है ऐसा पॉसिबल है, लेकिन दिक्कत यह है कि मुझे नहीं पता कि मेरे अलावा कोई और ऐसा कर पाएगा या नहीं।
बैक्यूनो अपने गॉन्टलेट को देखकर कहता है, ये जो गॉन्टलेट सुहो ने मुझे दिया है, ये मेरी सोच से भी ज्यादा ताकतवर है। परफॉर्मेंस को छोड़ो, सिर्फ इसे पहनने से ही मैंने एक नई स्किल सीख ली है। हम देखते हैं कि उसने एम्बुश नाम की स्किल सीख ली है और उसका शैडो आइटम लेवल अप हो चुका है। बैक्यूनो मुस्कुराते हुए कहता है, मेरी बॉडी बहुत हल्की महसूस हो रही है। सुहो बोलता है, एस रैंक डंजन ब्रेक होने में अब सिर्फ 6 दिन बचे हैं। मैं तब तक तुम सबके लिए गियर बना दूंगा। वह सबकी तरफ देखकर कहता है, चलो आने वाले सारे ट्रायल्स को मिलकर खत्म करते हैं। इसी के साथ सीन बदलता है। अब बाकी हंटर्स एक साथ खड़े हैं और उत्साहित होकर बोलने लगते हैं, कृपया फायर टाइप गियर मेरे लिए बना दो। नहीं, पहले मेरे लिए एक बना दो, लिमटैग्यू बीच में बोलता है। सुहो थोड़ा हंसते हुए कहता है, अरे यार, ये मैं थोड़ी चुन सकता हूं कि कौन सा बनेगा। जिनचुल अंदर ही अंदर मुस्कुराता है और सोचता है, हंटर संग जिन्वू की शक्ति इतनी पूर्ण थी कि उन्हें किसी की मदद की जरूरत नहीं पड़ती थी, लेकिन सोहो की शक्ति इस तरह डिजाइन की गई है कि वो सबको साथ लेकर आगे बढ़े। जो लोग पिछली दुनिया में मदद नहीं कर पाए थे, उनके लिए सुहो की शक्ति एक उम्मीद है। वह आसमान की ओर देखते हुए बुदबुदाता है, अगर हम उनके साथ पहले फाइट कर पाते तो कितना अच्छा होता, लेकिन वो सपना अभी काफी दूर है। फिर भी मैं चाहता हूं कि वो दिन जल्दी आए जब हम उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ सकें। जैसे ही जिनचुल आसमान की ओर देखता है, दृश्य धीरे धीरे धुंधला पड़ता है। हवा में एक भारी ऊर्जा महसूस होती है, मानो खुद गेट के भीतर कोई अंधकार सांस ले रहा हो। सुहो अपने सामने खुलते डार्क पोर्टल को देखता है। उसकी आंखें ठंडी और गहरी हैं, जैसे किसी और ही दुनिया का प्रतिबिंब हो। वह मन ही मन कहता है, अब इस बार किसी गलती की गुंजाइश नहीं है। बेरू उसके पीछे झुककर बोलता है, यंग मोनार्क, आपकी अनुमति हो तो मैं आगे जाकर इलाके की स्थिति देख आऊं। सुहो धीरे से सिर हिलाता है, जाओ, लेकिन सावधान रहना, यह डंजन बाकी सबसे अलग है। बेरू मुस्कुराता है, आप जैसा आदेश यंग मोनार्क। और फिर उसकी छाया दीवारों में घुल जाती है। थोड़ी देर बाद बाकी हंटर्स भी गेट के सामने पहुंचते हैं। चोई जोंगिन, पार्क जोंगसू, मा डोंगवुक, लिमटैग्यू और हंटर बैक्यूनो, सबके चेहरों पर डर और दृढ़ता का मिश्रण है। पार्क जोंगसू कहता है, मैंने जितने भी एस रैंक गेट्स देखे हैं, उनमें ऐसी ऑरा कभी महसूस नहीं की। ऐसा लग रहा है जैसे अंदर खुद मौत हमारा इंतजार कर रही हो। चोई जोंगिन की आवाज भारी है, हमारा काम है उस मौत से पहले कदम बढ़ाना। सुहो आगे बढ़ता है, उसकी आंखों में एक ठंडी चमक है। जो लोग मेरे साथ चलने को तैयार हैं, याद रखो, यह सिर्फ एक मिशन नहीं है, ये हमारे अस्तित्व की परीक्षा है। वह अपने हाथ को हवा में उठाता है और उसी पल उसकी छाया जमीन पर फैलने लगती है। उस छाया से काली ऊर्जा उठती है, मानो पुरानी यादों के अंधेरे साए फिर से जाग उठे हों। शैडो क्रिएशन एक्टिवेट, सुहो की आवाज गूंजती है। उसके पीछे धीरे धीरे नए शैडो गियर बनने लगते हैं। हेलमेट, ब्लेड्स, गॉन्टलेट्स, हर वस्तु से काली आभा निकल रही होती है। लिमटैग्यू उत्साहित होकर कहता है, क्या ये सब हमारे लिए हैं? सुहो कहता है, हाँ, अब वक्त है कि हर कोई अपने डर का सामना करे। ये गियर तुम्हें वो ताकत देंगे जो तुम्हारे अंदर छिपी है। वह हर हंटर के पास जाता है। पार्क जोंगसू को देता है फ्लेम एज गियर, मा डोंगवुक को देता है आयरन डिफेंडर सेट, लिमटैग्यू को देता है स्टॉर्म स्पाइक गियर और बैक्यूनो को देता है उसका उन्नत व्हाइट टाइगर फिस्ट बैकग। हर गियर जैसे जीवित हो वैसे गूंजता है। हवा में जादू की गंध फैल जाती है। जिनचुल दूर से देखता है और सोचता है, ये लड़का अपने पिता की तरह अजेय नहीं है, लेकिन यही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। वो अकेला नहीं लड़ता, वो सबको साथ लेकर लड़ता है। बेरू वापस लौटता है। उसका शरीर थोड़ा घायल है, लेकिन आंखों में उग्रता है। वह घुटनों के बल झुकता है। यंग मोनार्क, मैंने अंदर की स्थिति देख ली है। डंजन का हृदय अभी भी धड़क रहा है, लेकिन उसके चारों ओर सैकड़ों एस लेवल बीस्ट्स हैं। वे किसी भी क्षण हमला कर सकते हैं। सुहो एक लंबी सांस लेकर कहता है, तो अब वक्त आ गया है। 6 दिन में गेट को क्लियर करना है और आज से शुरू होगा हमारा पहला कदम। उसकी आवाज ठंडी पर दृढ़ है। बेरू गूंजते हुए कहता है, आपके आदेश पर मेरे राजा। तभी आसमान में बादल घूमने लगते हैं। सोलो लेवलिंग रैग्नारॉक चैप्टर 63 शुरू होता है और टॉमस की मैनेजर बोलती है, मास्टर, मुझे लगता है कि आप कुछ भूल रहे हैं। आपने कहा था कि असुरा गिल्ड से मिलने के बाद कोरिया जाना है। टॉमस बोलता है, अच्छा, तुम्हारा मतलब सुहो से मिलने का है ना? वह फ्रूट अभी हार्वेस्ट करने के लिए तैयार नहीं हुआ है। अब जब हमने असुरा गिल्ड को दिखा दिया है कि हम क्या कर सकते हैं, तो स्कैवेंजर की पब्लिक इमेज वापस अच्छी हो जाएगी। और सुहो एक रीअवेकेंड हंटर है जो अभी अभी एस रैंक बना है। हमारा कोरिया जाकर कोई फायदा नहीं होगा। मैनेजर पूछती है, पर क्या आप रैंडोल्फ पर रिवेंज नहीं लेना चाहते थे?
टॉमस बोलता है, मैं रिवेंज नहीं लेना चाहता, मैं बस शोक मनाना चाहता हूं, अपनी डेथ को सबसे मीनिंगफुल तरीके से इस्तेमाल करना। यही रैंडोल्फ को दिया जा सकने वाला सबसे ग्रेटेस्ट ट्रिब्यूट होगा। मैनेजर कहती है, तो शायद यही सही वक्त है। कैटाक्लिज्म के बाद कोरिया में पहला एस रैंक गेट दिखाई दिया है। वो लोग कई सारे हंटर्स की रिक्वेस्ट कर रहे हैं। टॉमस बोलता है, ओह, लगता है अब फ्रूट तैयार है। लोरा, कोरिया को कांटेक्ट करके बोल दो कि स्कैवेंजर हेल्प करेगा। हमारा जेट तैयार करो, हम तुरंत कोरिया जा रहे हैं। रैंडोल्फ, मैं वादा करता हूं, मैं ध्यान रखूंगा कि तुम्हारी डेथ की भारी कीमत चुकाई जाए। सीन शिफ्ट होता है। चोई जोंगिन पूछता है, अरे ये क्या है? ये उसके हाथ में एक शैडो आइटम होता है जिसका नाम टॉर्च है और जो लेवल 1 का होता है। सुहो बोलता है, यह शैडो आइटम मैंने आपके लिए बनाया है, इसका नाम टॉर्च है। चोई जोंगिन कहता है, धन्यवाद। यह ग्रोथ टाइप गियर है जिसे पर्सनली हंटर संगसू ने बनाया है। अगर मैं इससे मॉन्स्टर्स हंट करूं तो और स्ट्रांग बन सकता हूं। वैसे तुमने बाकी हंटर्स को भी ग्रोथ वेपन दिए हैं ना? क्या इससे तुम्हें दिक्कत नहीं हो रही? सुहो अपनी खराब हालत में बोलता है, नहीं, सब ठीक है। जो भी यहां थे मैंने सबके लिए गियर बना दिए। इन्होंने दिन रात एक करके मॉन्स्टर हंट किए हैं ताकि हीरोइक ग्रेड आइटम बना सकें, और बचे हुए वक्त में इन्होंने एम्यूट के डेली क्वेस्ट पूरे किए हैं। ये 2 दिन से बिना रेस्ट के सिर्फ पोशन से स्टैमिना रिकवर कर रहे हैं। चोई जोगिन सोचता है, सुहो ने बहुत मेहनत की है, मुझे भी अब और हार्ड वर्क करना पड़ेगा ताकि इसकी मेहनत बेकार न जाए। सुहो बोलता है, अब सिर्फ मुझे एक गॉन्टलेट चेयरमैन वजनचुल तक डिलीवर करना है। चोई जोंगिन कहता है, अगर तुम हंटर एसोसिएशन जा रहे हो तो मैं भी चलता हूं। सुहो कहता है, आपको इतनी दूर चलने की जरूरत नहीं है। चोई जोंगिन जवाब देता है, अरे ऐसा कुछ नहीं, मुझे एसोसिएशन में आज काम था क्योंकि आज टॉमस आने वाला है। सुहो बोलता है, टॉमस? वही ना, यूनाइटेड स्टेट्स का नेशनल लेवल हंटर। सीन शिफ्ट, दोनों एसोसिएशन पहुंचते हैं। सुहो बोलता है, यहां चेयरमैन के ऑफिस के पास इतना भीड़ क्यों है? चोई जोंगिन कहता है, ये लोग शायद स्कैवेंजर गिल्ड के मेंबर हैं जो टॉमस के अंडर काम करते हैं। तुम प्लीज थोड़ी देर यहीं रुकना। सुहो सोचता है, स्कैवेंजर, ये वही गिल्ड है जिसने पिरामिड डंजन के अंदर हम पर अटैक किया था ताकि सारे रिवॉर्ड्स चुरा सके। क्या यह लोग भी कोरिया के एस रैंक गेट को ज्वाइन करने वाले हैं? चेयरमैन वजनचुल बोलते हैं, ओह तो तुम आ गए। यह हमारे कोरियन रेड फोर्स का लीडर है, चोई जोंगिन। जोंगिन इंट्रोड्यूस करता है, हेलो, मैं चोई जोंगिन हूं, हंटर गिल्ड से। तो यह है अमेरिका का नंबर 1 हंटर। टॉमस बोलता है, तुमसे मिलकर अच्छा लगा, पर मुझे लगता है कि मुझे अपने आप को इंट्रोड्यूस करने की जरूरत नहीं है। मैनेजर बोलती है, तो चलिए शुरू करते हैं। यह स्कैवेंजर गिल्ड की एस रैंक गेट को ज्वाइन करने की कंडीशंस हैं। पहली, कोरिया स्कैवेंजर गिल्ड के अलावा किसी और फॉरेन ग्रुप से सपोर्ट नहीं लेगी। दूसरी, स्कैवेंजर गेट के 80% रिवॉर्ड खुद रखेगी। यह सुनकर दोनों हैरान रह जाते हैं। टॉमस बोलता है, यह परफेक्टली रीजनेबल ऑफर है। कोरिया ने फॉरेन हेल्प इसलिए मांगी है क्योंकि तुम्हें पता है कि तुम खुद इस एस रैंक गेट को क्लियर नहीं कर सकते। अगर डंजन ब्रेक हुआ तो उससे जो नुकसान होगा वह इन कंडीशंस से कहीं ज्यादा बड़ा होगा। चोई जोंगिन बोलता है, लगता है यह नेगोशिएट करने नहीं बल्कि हमें धमकाने आए हैं। वजनचुल कहते हैं, हमने फॉरेन सपोर्ट इसलिए मांगा है क्योंकि हम इस गेट का लेवल मेजर नहीं कर पा रहे, और तुम्हें यह भी पता होना चाहिए कि कोरिया को अभी 2 नए एस रैंक हंटर भी मिले हैं। तुम इसे जैसे भी देखो, ये कंडीशंस बकवास हैं। हम तुम्हारे सपोर्ट को डिक्लाइन करते हैं और किसी दूसरे नेशन से सपोर्ट लेंगे। टॉमस कहता है, क्या तुम्हें इजिप्शियन फील्ड टाइप डंजन के इंसिडेंट के बारे में पता है? उस दिन हमने रैंडोल्फ खो दिया जो हमारा कोर मेंबर था। उसके साथ और भी कई वैल्यूएबल गिल्ड मेंबर मारे गए। उस सीन पर हमारे गिल्ड के अलावा असुरा गिल्ड भी थी और एक ग्रुप कोरियन हंटर्स भी। उस इंसिडेंट के बाद अफवाहें उठीं कि स्कैवेंजर गिल्ड असुरा गिल्ड से डर गई है। इसी वजह से मैं असुरा गिल्ड गया ताकि अपनी ऑनर वापस पा सकूं। वहां मुझे उनके एक मेंबर से एक कोरियन हंटर का नाम भी पता चला। लोरा, उसका नाम क्या था? लोरा कहती है, उसका नाम संगसूहो था। यह सुनकर दोनों डर जाते हैं। टॉमस बोलता है, लगता है वह रैंडोल्फ की डेथ से कनेक्टेड है। अगर तुमने हमारा ऑफर मना किया तो स्कैवेंजर गिल्ड का जो नुकसान हुआ है उसका बदला मैं कोरिया के नए प्रेशियस एस रैंक हंटर की जान लेकर पूरा करूंगा। तो बताओ,
क्या तुम अभी भी हमारा ऑफर रिजेक्ट करना चाहते हो, या तुम्हारा फाइनल वेपन द रेड कैप्टन मुझे रोकने की कोशिश करेगा? जोई जोंगिन सोचता है मुझे यह सब सहना पड़ेगा। अपोस्टल ऑफ एटम, एस रैंक गेट। और अब अगर स्कैवेंजर भी हमारे दुश्मन बन गए तो इससे सुहो को भारी दिक्कत होगी। तभी अचानक गेट से सुहो की आवाज आती है, यहां खड़े होकर बस सुनना, मुझे गुस्सा आ रहा है। मुझे लगा यहां रीइंफोर्समेंट आई होगी, पर ये सब तो बस बैंडिट्स हैं। साले कमीने बाहर आ। वह आगे बोलता है, अगर अंदर आने के लिए मैंने आपकी अनुमति नहीं ली तो बाद में डांट लेना। और तू ही ना यूनाइटेड स्टेट्स का नेशनल लेवल हंटर। स्कैवेंजर गेट के 80% प्रॉफिट रखना चाहती है, पर गेट के अंदर जो पहले लूट का दावा करता है वो उसका मालिक बनता है। अगर स्कैवेंजर सच में हमसे सुपीरियर है तो हमसे 80% से ज्यादा लेना तुम्हारे लिए आसान होना चाहिए, है ना? टॉमस बोलता है, इंटरेस्टिंग। क्या होगा अगर मैं तुझे यहीं पर मार दूं? सुहो बोलता है, तो लोग यही कहेंगे कि स्कैवेंजर के लोग यहां बस तमाशा खड़ा करने आए थे। वैसे तुझे यह कैसे लग रहा है कि मैं हार जाऊंगा? इतना बोलकर दोनों अपनी पावर्स रिलीज करना शुरू कर देते हैं, और इसी के साथ यह चैप्टर यहीं खत्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर अगले हफ्ते आएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए बाय बाय। इस वीडियो में सोलो लेवलिंग रैग्नारॉक के चैप्टर 64 को एक्सप्लेन किया गया है। चैप्टर शुरू होता है और वजिनचुल बोलता है, अभी से हम इस रैंक गेट की रेड ब्रीफिंग शुरू कर रहे हैं। उस गेट को अटैक करने में एक मेजर प्रॉब्लम है। अगर हम उसके अंदर एयरक्राफ्ट से घुस भी जाए तो डंजन के नेचर की वजह से मशीन डिसेबल हो जाते हैं। उसको क्लियर करके बाहर आने का कोई तरीका नहीं है। अभी गेट धीरे धीरे नीचे आ रहा है, जो कि हमारे लिए काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जैसे ही डंजन ब्रेक पास आएगा, गेट इतना नीचे आ जाएगा कि हम उसको जमीन से देख सकेंगे। उसी पॉइंट पर सारे हंटर एयरक्राफ्ट्स में पायलट हंटर के साथ गेट के अंदर जाएंगे। जब हम डंजन के अंदर सेफली पहुंच जाएंगे तो हम एक ही दिन में बॉस को डिफीट करके गेट के थोड़ा नीचे आने का वेट करेंगे। उसके बाद बाहर आ जाएंगे। कुछ लोग बोलते हैं, क्या गेट के अंदर एंटर करना इतना मुश्किल है? क्या हम एक दिन के अंदर बॉस को डिफीट कर पाएंगे? थॉमस कहता है, एक सेकंड रुक जाओ, हमारी स्कैवेंजर गिल्ड कोरियन हंटर से अलग एंटर करेगी। वो जिनचुल बोलता है, यह काफी खतरनाक रेड है, हम सबको साथ में रहना चाहिए। थॉमस कहता है, ये तो कोरियन हंटर एसोसिएशन थी ना, जिसने बोला था कि हम गेट के अंदर लिमिटेड रिसोर्सेज के लिए कंपटीशन करेंगे। वैसे सुंग सुहो यहां पर नहीं है। ऐसा मत बोलना कि वो डर के यहां से भाग गया है। वजनचुल सोचता है, लगता है कल के इंसिडेंट की वजह से थॉमस ने सुहो को टारगेट कर लिया है। कल स्कैवेंजर गिल्ड सेक्रेटरी के हेल्प की वजह से हमने उन्हें जैसे तैसे रोक दिया था। इन दोनों को वापस एक दूसरे में लाना खतरनाक हो सकता है। पार्क डोजन बोलता है, हंटर सुंग सुहो अभी एक रेड के अंदर है। थॉमस कहता है, लगता है वो अपनी कंडीशन को समझ नहीं रहा, अभी उसको रेस्ट करना चाहिए। शायद अभी नया है, इसी वजह से ऐसा कर रहा। वैसे तुम कौन हो? पार्क डोजन उसको अपना नाम बताता है। थॉमस बोलता है, अच्छा तो तुम ही वो हंटर हो जो कि अभी फिलहाल में एस रैंक बना है। पार्क डोजन कहता है, एक नेशनल लेवल हंटर से मिलना काफी ऑनर की बात होती है, मुझे आपसे मिलकर अच्छा लगा। थॉमस बोलता है, तुम सूहो की तरह नहीं हो, तुम्हारे अंदर काफी पोटेंशियल है। अगर तुम्हें कभी साथ में काम करना हो तो मुझे कांटेक्ट करना, मैं तुम्हें इनसे काफी अच्छा ऑफर दूंगा। पार्क डोजन कहता है, मैं इसके बारे में जरूर सोचूंगा। थॉमस बोलता है, तो चलो कॉइन टॉस करके डिसाइड करते हैं कि पहले कौन गेट के अंदर एंटर करेगा। हेड्स स्कैवेंजर गिल्ड का और टेल्स कोरियन एसोसिएशन का रहेगा। इतना बोलकर वो कॉइन को उड़ा देता है। तभी हम एक सीन देखते हैं जहां अर्शा बोलती है, मैंने सुना तुम भी एस रैंक गेट रेड जॉय कर रहे हो। पार्क डोजन कहता है, मैंने तुम्हें बोला था ना बग्स, मेरे ऊपर नजर मत रखो। अर्शा बोलती है, अरे ये तो मुझे कोइंसिडेंट से पता चल गया जब मैं सुंग सुहो पर नजर रख रही थी। सुहो के अंदर अभी सिर्फ एक ही थॉट चल रहा है कि उसको थॉमस को हराना है, जिसकी वजह से वो दिन रात डंजन रेड कर रहा है। थैंक्स टू दैट वो हमारी प्रेजेंस को नोटिस नहीं कर पा रहा है। तुम दोनों साथ में रेड करने वाले हो। एक शैडोज ईयर्स के क्लोज जाके कैसा फील हो रहा है? जब वो तुम्हें अपना दोस्त समझने लगेगा तो उसके पीछे स्टैब करने में काफी मजा आएगा ना। पार्कजन बोलता है, मुझे फ्रेंडशिप का कॉन्सेप्ट नहीं समझ आता, इसलिए मैं यह नहीं कर पाऊंगा। अर्शा बोलती है, क्या तुम्हारे कोई दोस्त नहीं है? यह तो काफी बुरा हुआ। वैसे हम भी उस गेट के अंदर जा रहे हैं। पार्क डोजन पूछता है, पर तुम उसके अंदर क्यों जा रही हो? अर्शा कहती है, क्योंकि वह हम ही हैं जिसने वो गेट बनाया है। पार्क डोजन पूछता है, तुम ये कहना चाह रही हो कि तुमने एक आर्टिफिशियल गेट बनाया है? अर्शा बोलती है, हम अपनी पिया की एबिलिटी की वजह से ऐसा कर सकते हैं, पर उसकी एबिलिटी उतनी स्टेबल नहीं है। इसने तो आसमान में बनाया ही, प्लस वो अब धीरे धीरे नीचे आ रहा है। पिया बोलती है, अर्शा तुम्हें सब कुछ बताने की जरूरत नहीं थी। बाल्टोजन बोलता है, यह तो काफी यूजफुल लगती है, क्या इसकी एबिलिटी से दूसरी दुनिया में जाने का रास्ता खुल सकता है? अर्शा कहती है, बिल्कुल नहीं, यहां तक कि एक मोनार क्लास भी ऐसा नहीं कर सकता।
अगर तूने पिया को अटैक करने के बारे में सोचा भी तो मैं सू को तेरी असली आइडेंटिटी के बारे में बता दूंगी। वैसे अब तू जब गेट एंटर कर रहा है तो काफी अच्छा हुआ। हम पहली बार को ऑपरेशन करने वाले हैं। पार्क डोजन बोलता है मुझे भी कुछ और करना है। मैं इस एस रैंक गेट का इस्तेमाल करके उस नेशनल लेवल हंटर को अपना बिलीवर बनाना चाहता हूँ। अर्षा कहती है एस रैंक लियन सक के बाद अब नेशनल लेवल हंटर 2 तो काफी जल्दी मूव करता है। अगर वो हंटर्स को एस रैंक गेट अंदर आने में स्लो करता है तो यह हमारे फेवर में काम करेगा। पार्क डोजन कहता है मैं होप करता हूं कि हम एक दूसरे के रास्ते में ना आए। अर्षा बोलती है क्या तुम हमसे यह नहीं पूछने वाले कि हमने वो गेट क्यों बनाया है? पार्क डोजन कहता है मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। हमारा रिलेशनशिप बस एक डील की वजह से है। अगर तुम यह खुद से नहीं बोल रही इसका मतलब ये मुझे उसमें शामिल करने के लिए काफी नहीं है। अर्षा सोचती है मैं सच में इस आदमी के साथ दोस्त नहीं बन पाऊंगी। इतना बोलकर वो वहां से चला जाता है। पिया बोलती है क्या अपोजल ऑम्फिटारिम के साथ फ्रेंडशिप करना ठीक रहेगा? मुझे तो डर लग रहा है क्या होगा अगर वह सच में हमारी दुनिया के अंदर आ गए तो। प्लस गेट को ओपन करने की वजह से मेरी बॉडी कोलैप्स होने लगी है। क्या सिस्टम सच में हमारे साइड है? अर्षा बोलती है क्या तुम सिस्टम पर शक कर रही हो जो कि कब से हमारी हेल्प कर रहा है? तुम काफी नॉटी बच्ची हो। तुम जानना चाहती हो कि एग्जैक्टली क्वेस्ट को फॉलो करने से क्या होता है। तो याद करो पहले तुम अपनी अनस्टेबल एबिलिटी की वजह से एक गेट नहीं खोल पाती थी पर अब एक एस रैंक गेट भी बना पा रही हो। तुम क्वेस्ट की वजह से ग्रो कर रही हो। सिस्टम हमें जरूर मोनार्क बनाएगा। तुम्हें उस पर शक नहीं करना चाहिए। मैं तुम्हें ढूंढने में कामयाब हुई जबकि तुम डायमेंशनल रिफ्ट में घूमती रहती थी। यह सब सिस्टम क्वेस्ट की वजह से हो पाया। अगर हम उसे अच्छे से फॉलो करें तो हम परफेक्ट मोनार्क बन जाएंगे। पिया बोलती है मुझे माफ कर देना, मैं दोबारा तुम पर शक नहीं करूंगी। आर्शा कहती है गुड गर्ल अब तुम चिंता मत करो। तो चलो अब हम अपने नए कंपेनियन को ग्रीट करते हैं। हम क्वेस्ट विंडो देखते हैं जिसमें बोला जाता है कि प्लेयर ने सक्सेसफुली एस रैंक गेट ओपन कर लिया है। उस गेट के अंदर एयर ऑफ फ्रॉस्ट को ढूंढकर अपना एलाई बनाओ। सीन शिफ्ट होता है और हम एयरक्राफ्ट देखते हैं जहां काफी सारे लोग खड़े होते हैं। थॉमस बोलता है एक ऐसा डेट जिसमें बी रैंक या उससे ऊपर के हंटर को कुछ समझा ही नहीं जा रहा। लोरा एक अनप्रेडिक्टेबल एस रैंक गेट अपीयर हुआ। क्या तुम्हें पता है इससे क्या क्राइसिस आ सकते हैं? लोरा बोलती है मास्टर आपके लिए पैसे और पावर के अलावा कुछ भी मैटर नहीं करता है। थॉमस बोलता है हाँ वैसे तुम सही बोल रही हो। चलो अब इसमें थोड़ा रोमांस ऐड करते हैं। इस क्राइसिस के मोमेंट में लोगों को एक हीरो की जरूरत है। एक हीरो ऐसी ही सिचुएशन में पैदा होता है। लोरा पूछती है तो क्या आप वो बनना चाहते हैं? थॉमस कहता है क्यों नहीं, अगर उससे पैसा मिलता है तो वह भी चलेगा। तभी उसके बगल में सुहो आ जाता है। थॉमस बोलता है अगर देखो ये तो सुंगसो है। अगर तुमने सुना नहीं है तो बता दूं गेट के अंदर पहली एंट्री स्कैवेंजर गिल्ड की होगी। शुरू से ही गैप काफी ज्यादा होने वाला है। अब तुम क्या करोगे? सुहो बोलता है ऐसा समझ ले कि मैंने तुझे मौका दे दिया है। थॉमस पूछता है लोरा हम कितने दिन पहले सुंगसो से हंटर एसोसिएशन में मिले थे? लोरा बोलती है 3 दिन पहले मिले थे। थॉमस पूछता है पर यह कैसे हो सकता है? इसको देखकर ऐसा लग रहा है कि यह पहले से कंप्लीट डिफरेंट पर्सन बन चुका है। सुहो सोचता है तो यह एस रैंक गेट है। आज तक मैंने जितने भी गेट देखे हैं इसका डेंजर लेवल उन सबसे काफी ज्यादा लग रहा है। जोई जोंगिन बोलता है तुम इतना सीरियस एक्सप्रेशन बना के क्यों खड़े हो? तुमने तो परफेक्टली सारी प्रिपरेशन कर ली थी ना। यह मत बोलना कि तुम्हें सच में लग रहा है कि हम हार जाएंगे। सुहो कहता है नहीं मुझे ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा है। हम देखते हैं कि एयरक्राफ्ट टेक ऑफ हो जाता है और एस रैंक गेट रेड स्टार्ट हो जाती है। तभी हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि एयरक्राफ्ट क्रैश हो गया होता है। सुहो सोचता है अबे यार अब ये सब कैसे हो गया। इसी के साथ यह चैप्टर यहीं पर खत्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय। एपिसोड की शुरुआत उसी एयरप्लेन से होती है जो उड़ते हुए एस रैंक गेट की तरफ जा रही थी। वहीं पर सुहो बैठा हुआ था। उसके चेहरे पर हल्की टेंशन साफ दिख रही थी। तभी साइड से आवाज आती है तुम नर्वस लग रहे हो संग सू हो, क्या बात है? सुहो मुड़कर देखता है हंटर पार्क डोजिन था। सुहो कहता है हंटर पार्क डोजिन, हाँ मैं थोड़ा चिंतित हूं। मुझे लग रहा है कि स्कैवेंजर गिल्ड सारा रिवॉर्ड अपने नाम क्लेम कर लेगी। यह सुनकर पार्क डोजिन सोचता है थॉमस आंद्रे, मैंने नहीं सोचा था कि वो डिसाइड करेगा कि सबसे पहले कौन इस एस रैंक गेट को रेड करने आएगा। वो सुहो को शांत रहने के लिए कहता है जो होगा आगे जाकर देखा जाएगा, वैसे भी अब रिजल्ट नहीं बदलने वाला। तब ये सुनकर सुहो थोड़ा शांत होता है लेकिन उसके मन में अभी भी वही बात घूम रही थी। हाँ मैं खुद को ये कह सकता हूं पर मैं वहां जाकर बहुत अच्छा परफॉर्म करना चाहता हूं। तभी बियनो कहता है अरे सुहो चिंता मत करो यार, वैसे भी स्कैवेंजर गिल्ड को अपने लिए अलग से एक माइनिंग टीम साथ लानी पड़ी पर तुम्हारे पास तो खुद के शैडोज हैं, तुम्हारे पास बहुत बड़ा एडवांटेज है। यह सुनकर सुहो हल्का सा मुस्कुराता है। पार्क डोजिन उन्हें देखते हुए सोच रहा था पहली बार जब मैंने सुहो को देखा था उस समय से सिर्फ 1 हफ्ते में उसकी ताकत बहुत बढ़ चुकी है। और सिर्फ सुहो नहीं
यहाँ जितने भी एस रैंक हंटर्स हैं सबकी शक्ति कई गुना बढ़ी है। आखिर ऐसा क्यों? क्या सुहो ने जो आइटम्स दिए हैं उसी वजह से? तभी सुहो एक और आइटम बाहर निकालता है और पार्क डोजिन की तरफ बढ़ाते हुए कहता है, पार्क डोजिन, ये तुम्हारे लिए है। मैंने सबको अलग अलग आइटम्स दिए हैं। जीसान प्रजनन इंसिडेंट में तुमने जो मदद की थी ये उसी का गिफ्ट है। यह सुनकर पार्क डोजिन हैरान रह जाता है। वह कहता है, मैंने सुना है, क्या यह आइटम मेरी कोई पर्सनल लाइफ वायलेट तो नहीं करेगा ना? सुहो तुरंत कहता है, अरे बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगर तुम्हें थोड़ी भी समस्या लगे तो लेने से पहले सोच सकते हो। यह सुनकर पार्क डोजिन को आरसा की बात याद आती है। वह उससे दोस्ती कर सकता है और बाद में उसके ऊपर हमला कर सकता है। शायद इसी वजह से वह आइटम पहन लेता है। यह देखकर सुहो संतुष्ट होता है। तभी चोई जोंगिन सबको कहता है कि वे लोग आखिरकार गेट पर पहुंच चुके हैं और सबको फोकस रहने के लिए कहता है, क्योंकि वे अब गेट में एंटर करने वाले थे। सीन शिफ्ट। कुछ ही देर बाद वे सब गेट के अंदर प्रवेश कर चुके हैं। अंदर का दृश्य, चारों तरफ बर्फीले पहाड़, लगातार गिरती बर्फ, एक विशाल, ठंडी, खामोश दुनिया। सब चौंकते हैं। क्या यह है एस रैंक का डंजन? जितना सोचा था उससे कहीं ज्यादा बड़ा है। अचानक हवाई जहाज का इंजन बंद हो जाता है। चोई जोंगिन चिल्लाता है, सब तैयार हो जाओ। उतरने से पहले एक बात, हम सब एक साथ रहेंगे और जो सामने आएगा उसका मुकाबला करेंगे। लेकिन पार्क डोजिन मुस्कुराकर कहता है, ओह, एक पार्टी हमसे लड़ने के लिए आ रही है? माफ करना, ऐसा नहीं होने वाला। वह उस एस रैंक हंटर की तरफ देखता है जिसे वह कंट्रोल कर रहा था। नाम याद नहीं, कमेंट में ही बताना पड़ेगा। वह कहता है, अब मेरे पास अपना हथियार है। वह अपनी बिजली की पावर सक्रिय करता है। क्षण भर में पूरी फ्लाइट हवा में ही ब्लास्ट हो जाती है। सुहो डर जाता है। पूरा प्लेन टुकड़ों में टूटकर नीचे गिर रहा था। दूसरी तरफ थॉमस आंद्रे और स्कैवेंजर गिल्ड का एक मेंबर इस दृश्य को नीचे से देख रहे थे। गिल्ड मेंबर कहता है, मास्टर, लगता है कोरियन हंटर्स का प्लेन एक्सप्लोड हो गया। थॉमस मुस्कुराते हुए कहता है, ओह, बहुत अच्छी एंट्री। वह आगे बढ़ने लगता है। मेंबर पूछता है, मास्टर, क्या बस ऐसे ही जा रहे हैं? क्या हमें उन्हें प्रॉपर गुड बाय नहीं कहना चाहिए? थॉमस धीमे से हंसता है, गुड बाय? अरे वो लोग एस रैंक हंटर्स हैं। तुम्हें लगता है कि एक नॉर्मल प्लेन क्रैश में वो मर सकते हैं? चलो, हमारे पास समय कम है। हमें आगे बढ़ना है और इन मॉन्स्टर्स से लड़ना है। उनके सामने कई विशाल मॉन्स्टर्स खड़े थे। सीन शिफ्ट। सुहो नीचे गिर चुका था। आसपास प्लेन का मलबा पड़ा था। वह कहता है, मैंने नहीं सोचा था कि प्लेन हवा में ही एक्सप्लोड करेगा। इस धमाके से हम सब अलग हो गए, लेकिन लगता है सब सेफ हैं। मैंने जो शैडो आइटम्स बनाए थे वे सब ठीक काम कर रहे हैं। वह सोचता है, क्या मुझे सबको ढूंढना चाहिए या अकेला ही आगे बढ़ूं? उसके आसपास कई शैडो सोल्जर्स खड़े थे, समन किए हुए। वह सोचता है, हंटर चोई जोंगिन वहां है। वह रेड का लीडर है। वह सबको साथ लेकर काम करेगा। और वो सब बच्चे नहीं हैं, वे अनुभवी सोल्जर्स हैं। मुझे नहीं लगता कि उन्हें मदद की जरूरत होगी। तो फिर मैं अकेला ही सब कुछ करूंगा। जब वह आगे बढ़ता है, एक विशाल पहाड़ उसके सामने था। वह उसी दिशा में चल पड़ता है। अचानक जमीन कांप उठती है। नीचे से कई स्नो मॉन्स्टर्स निकलते हैं। सब एक साथ सुहो पर हमला करने दौड़ते हैं, पर सुहो शांत खड़ा रहता है। वह अपनी स्किल स्मैश का उपयोग करता है और एक ही वार में सबको खत्म कर देता है। वह कहता है, रेड अब शुरू होता है। सीन शिफ्ट। अब कैमरा गेट के अंदर एक अलग जगह दिखाता है। एक बच्ची एक बड़ी एल्फ मूर्ति की पूजा कर रही थी। वह कहती है, ग्रैंडफादर, मैं यहां से आगे कैसे बढ़ूं? चाचा शायद जल्द ही इस गांव को छोड़कर चली जाएगी और जब वह वक्त आएगा तब मुझे ही सब संभालना होगा। क्या मैं वाकई सबको लीड कर पाऊंगी, वो भी अकेली? देर वह अपने गांव के बारे में बताने लगती है। इस गांव में सिर्फ बच्चे थे। सारे एडल्ट्स या तो मर चुके थे या किसी कारण यहां नहीं थे। एडल्ट्स के जाने के बाद यह गांव सिर्फ बच्चों का गांव बन गया और उनमें सबसे बड़ी थी वही। फिर वह बताती है कि उनकी पहली मुलाकात चाचा से कैसे हुई। पहली बार उन्होंने आसमान में एक ब्लैक ड्रैगन देखा था और यहीं पहली बार हमें मिस चाहिए की झलक दिखाई जाती है, यानी चाचा। बच्ची कहती है, चाचा की वजह से हम इस खतरनाक गांव में सरवाइव कर पाए। जो भी इस गांव में है चाचा को फॉलो करता है। समय के साथ चाचा हमारे लिए एक मां जैसी बन गई। लेकिन जब भी चाचा अपनी दुनिया की बात करती, वो दुनिया जहां वह रहती थी, तब उस बच्ची को हमेशा एक अजीब सी बेचैनी महसूस होती थी। एक दिन चाचा हमें छोड़कर अपनी दुनिया में वापस चली जाएगी और उसके जाने के बाद सबसे बड़ी होने के कारण पूरी जिम्मेदारी उसी पर आ जाएगी। तभी अचानक उसे कुछ आवाज सुनाई देती है।
वह मुड़कर देखती है। एक आइस जायंट उसके सामने खड़ा था, हमला करने के लिए तैयार। वह सोचती है, एक आइस जायंट यहां? यह तो कभी इस इलाके में नहीं आते। वह लड़ने के लिए तैयार होती है, लेकिन उससे पहले ही एक दूसरा मॉन्स्टर आता है और उस आइस जायंट को मार डालता है। वह स्तब्ध रह जाती है। एक आइस जायंट होकर दूसरे आइस जायंट को क्यों मार रहा है? और वह मॉन्स्टर भाग जाता है। सीन शिफ्ट। सुहो और बेरू उसी क्षेत्र में आते हैं। बेरू कहता है, यह लोग तो बहुत दूर निकल आए हैं। एक को मारा गया और दूसरा भाग गया। सुहो कहता है, मुझे शायद ज्यादा ध्यान देना चाहिए था। ये लोग इस तरफ आ गए। तभी वह बच्ची सुहो को देखती है। वह सुहो की तरफ भागते हुए अटैक करने आती है। वह लगभग उसे मार ही देती, लेकिन सुहो उसकी अटैक को आसानी से रोक लेता है। वह शांत स्वर में कहता है, तो बताओ, क्या तुम भी एक मैजिक बीस्ट हो? और यहीं एपिसोड खत्म होता है। अगर सबसे पहले अगला एपिसोड देखना चाहते हो तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आप में से 80% लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। जल्दी से कर दो, इससे मुझे भी थोड़ी खुशी मिलेगी। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब करके थोड़ा सा हेल्प कर दो। एपिसोड की शुरुआत में हम उसी बच्ची को देखते हैं। वह अब नीचे आती है और उसके सामने हमें संग सुहो का एक खतरनाक शैडो सोल्जर दिखाई देता है। तभी सुहो भी वहां आता है और उस बच्ची को देखता है। वह सोचता है, क्या एक आइस एल्फ, वो भी इतनी छोटी? क्या आखिर मुझे ऐसी दुश्मन से सामना करना होगा जो सिर्फ एक बच्ची है? ये तभी हम देखते हैं कि वह बच्ची बहुत तेजी से सुहो के पीछे आती है और पीछे से हमला करने ही वाली होती है। लेकिन तभी वह थोड़ा सा चौंक जाती है, क्योंकि सुहो कहता है, लगता है मैं बहुत ही टफ सिचुएशन में हूं। और तभी वह उस बच्ची को नीचे गिरा देता है, उसके हाथ पकड़ लेता है और कहता है, बच्चे, मैं तुम्हें जाने दूंगा, लेकिन पहले मुझे यह बताओ कि तुम मेरे ऊपर दोबारा अटैक नहीं करोगी। यह सुनते ही वह बच्ची रोना शुरू कर देती है। वह कहती है, मुझे माफ करना, मुझे छोड़ दो प्लीज। आई एम सॉरी कि मैंने तुम्हारे ऊपर अटैक किया, लेकिन मुझे भी एक जगह वापस जाना है। मेरे कुछ सिबलिंग्स हैं जिन्हें मुझे बचाना है। प्लीज मुझे जाने दो। तो इस तरफ हम देखते हैं कि 4 शैडो सोल्जर्स ने उसे चारों तरफ से घेर रखा है। सुहो को पहले उसकी बातें समझ में नहीं आती। तभी बेरू बाहर आता है और कहता है, यंग मोनार्क, आप तो दिन ब दिन और ज्यादा ताकतवर और डरावने होते जा रहे हैं। सुहो उसे चुप रहने के लिए कहता है। फिर वह बच्ची के पास जाता है, एक चॉकलेट निकालता है और उसे देते हुए कहता है, यह खाओ और चुप हो जाओ। बुसकुआ अशिया। कुछ देर बाद जब वह बच्ची चॉकलेट खा रही होती है, तब सुहो कहता है, तो इसका मतलब यह है कि तुम इसी डंजन के अंदर रहती हो, अपने ग्रैंडफादर की ग्रेव से आ रही थी और उसे बचाने के लिए तुमने मुझ पर अटैक किया, क्योंकि तुम्हें लगा कि मैं तुम्हारे ग्रैंडफादर की ग्रेव पर अटैक करने जा रहा हूं। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? ये वह कहती है, मेरा नाम है सिरका। सुहो अपना नाम बताता है, मेरा नाम है संग सुहो। वह सुहो का नाम सही से प्रोनाउंस करने की कोशिश करती है, लेकिन जितनी भी कोशिश करती है वह नाम सही से नहीं बोल पाती। आखिरकार वह छोड़ देती है और कहती है, ठीक है, लेकिन तुम यहां कैसे आए? सुहो कहता है, बोल, मैं एक हंटर हूं। मैं डंजन्स में जाता हूं, बाहर के बीस्ट्स को मारता हूं और डंजन्स क्लियर करता हूं। मेरे साथ कुछ दोस्त भी आए थे, लेकिन हम अलग हो गए हैं। ये सिरका को समझ नहीं आता कि हंटर का मतलब क्या है। तब सुहो कहता है, यह थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन मैं बुरे लोगों को मारता हूं, जैसे मैजिक बीस्ट्स। मैं एक हंटर हूं जो ह्यूमंस को प्रोटेक्ट करने के लिए लड़ता है। यह सुनकर वह बहुत खुश हो जाती है और कहती है, सच में? फिर तो सिरका और सुहो बिल्कुल एक जैसे हैं। सिरका भी एक एल्फ हंटर है। मैं अपने यंगर सिबलिंग्स को बचाने के लिए लड़ती हूं। सुहो कहता है, लेकिन तुम तो खुद बहुत छोटी हो, तुम अपने सिबलिंग्स की देखभाल कैसे कर सकती हो? वह जवाब देती है, मैं छोटी हो सकती हूं, लेकिन मैं अपने गांव की सबसे बड़ी हूं। सबसे बड़ी? हाँ, लेकिन अब नहीं, क्योंकि चाचा आ चुकी है। अब वही सबको देखती है। अब मैं अपने भाई बहनों में सबसे बड़ी हूं। और यह सुनकर सुहो सोचता है, यह चाचा आखिर कौन है? क्या यह कोई बॉस है या कुछ और? सिरका आगे बताने लगती है, चाचा एक दिन अचानक आसमान से हमारे गांव में आई, पता नहीं क्यों, लेकिन वह हमसे बिल्कुल अलग थी, अलग स्पीशीज। चाचा बहुत स्ट्रांग है और हम सबको प्रोटेक्ट करती है। चाचा बहुत कोजी है, जब वह हग करती है तो बहुत वार्म लगता है। उसके बहुत बड़े बड़े काले पंख हैं और उसकी स्मेल भी बहुत अच्छी है। यह सब सुनकर सुहो पूरी तरह कंफ्यूज हो जाता है। वह अजीब अजीब इमेजिन करने लगता है, लेकिन तभी वह समझ जाता है कि सिरका जिसके बारे में बात कर रही है वह शायद कोई बॉस नहीं है। इसी वजह से वह कहता है, माफ करना, मैं थोड़ा भूखा हूं, तुमसे मिलकर अच्छा लगा, अब मैं चलता हूं। यह सुनकर सिरका कहती है, रुको,
कि वह देखती है कि सूहो हवा में से ही डिलीशियस खाना निकाल लेता है। वह कहती है, अगर तुम मेरे साथ हमारे गांव में रहोगे तो हमें कोई डर नहीं लगेगा। सूहो कहता है, माफ करना, मैं बिजी हूं। नबसिरका कहती है, क्यों? क्या ऐसा कोई रास्ता नहीं कि तुम हमारे साथ रह सको? लेकिन सूहो मना कर देता है। तभी वह अपना चाकू निकालती है और कहती है, आई एम सॉरी सूहो, लेकिन मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है। मुझे अपने भाई बहनों के लिए यह करना ही होगा। उनके लिए मैं किसी ऐसे इंसान को भी बिट्रे कर सकती हूं जिसने मुझे अभी अभी बचाया और खाना दिया। अगर मैं तुम्हारी यह एबिलिटी ले पाऊं तो अगर चाचा भी चली गई तब भी मैं अपने भाई बहनों को बचा पाऊंगी। यह सुनकर सूहो को गुस्सा आ जाता है। वह उसकी नाइफ को तोड़ देता है और कहता है, मुझे समझ आ रहा है सिरका, तुम बहुत डेस्परेट हो उन्हें बचाने के लिए, लेकिन मैं भी डेस्परेट हूं। मैं भी कुछ नहीं कर सकता। वह गुस्से में उसकी तरफ देखते हुए कहता है, अगर कोई भी मेरे रास्ते में आया तो मैं उसे पूरी तरह खत्म कर दूंगा, चाहे वह कोई भी हो। यह सुनकर सिरका डर जाती है, लेकिन तभी सूहो उसके सामने बहुत सारी चॉकलेट रख देता है और कहता है, इन्हें ले जाओ, अपने भाई बहनों के पास चली जाओ, हम बाद में मिलेंगे। यह कहकर वह वहां से निकल जाता है। उसे थोड़ा बुरा लग रहा था कि वह एक बच्ची को इस तरह अकेला छोड़कर जा रहा है। शायद इसी वजह से वह अपना एक शैडो उसके साथ अटैच कर देता है। इस तरफ सिरका गुस्से में कहती है, क्यों? आखिर तुमने मुझे मारा क्यों नहीं? सूहो जवाब देता है, क्यों? क्योंकि अगर मैं तुम्हें मार देता तो मुझे अच्छा महसूस नहीं होता। मुझे पता है तुम बुरी नहीं हो सिरका, लेकिन माफ करना, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। आई एम सॉरी। तो यह कहकर वह चला जाता है। कुछ देर बाद हम सिरका को देखते हैं। वह सारे चॉकलेट्स लेकर जा रही होती है और सूहो के बारे में सोच रही होती है कि उसने उसे मारा क्यों नहीं, बल्कि उसके भाई बहनों के लिए खाना भी दिया। तभी वह समझ जाती है कि सूहो शायद एक बहुत अच्छा एडल्ट है, वार्म और काइंड हार्टेड, बिल्कुल चाचा की तरह। लेकिन तभी उसके सामने आरसा आती है और कहती है, हेलो आई सेल्फ लेडी, क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकती हूँ? सिरका पूछती है, कौन हो तुम? आरसा कहती है, माफ करना, हम किसी को ढूंढ रहे हैं, शायद तुम्हें उसके बारे में कुछ पता हो। वह पहले सिरका को लगता है कि वे लोग सूहो के दोस्त हैं और उसे ढूंढ रहे हैं, लेकिन वह सूहो को हो कहती है, इसलिए आरसा को उसकी बात समझ नहीं आती। आरसा कहती है, माफ करना, तुमने क्या कहा? हमें समझ नहीं आया। हम मोनाकोक फ्रॉस्ट को ढूंढ रहे हैं, क्या तुम्हें उसके बारे में कुछ पता है? यह सुनकर सिरका कहती है, मोनाक फ्रॉस्ट मतलब ग्रैंडफादर? अब आरसा समझ जाती है कि जिसे वे ढूंढ रहे थे वह उनके सामने ही है, यानी सिरका बाई फ्रॉस्ट मोनार्क की संतान। आरसा उसे कहती है, डरने की कोई बात नहीं, हम भी तुम्हारी तरह मोनार्क के हायर हैं, हमारे साथ जुड़ जाओ। बताओ, क्या तुम भी हमारी तरह एक मोनार्क बनना चाहोगी? लेकिन यह सुनकर सिरका को अच्छा नहीं लगता। वह आगे बढ़ जाती है और कहती है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम क्या कह रही हो। मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे यह सब अपने विलेज ले जाना है। वह सोचती है, ये लोग बिल्कुल सूहो जैसे नहीं हैं और सूहो के दोस्त भी नहीं हो सकते। लेकिन आरसा का प्लान कुछ और ही था। वह अचानक अटैक कर देती है। सिरका के सारे चॉकलेट नीचे गिर जाते हैं। आरसा कहती है, वैसे भी हमारी क्वेस्ट पूरी करने के लिए हमें सिर्फ उसी की जरूरत है, उसे किस हालत में रखना है इसके बारे में क्वेस्ट ने कुछ नहीं कहा। तभी वह अपने खतरनाक कैटरपिलर जैसे मॉन्स्टर्स से उस पर हमला करवाती है और कहती है, तो बच्ची, अभी भी समय है, बताओ हमारे साथ जुड़ोगी या नहीं? और इसी के साथ यह एपिसोड खत्म होता है। अगला एपिसोड जल्दी आने वाला है। और हाँ गाइस, चेनसो मैन सीजन 2 मैंने डाल दिया है। सोलो लेवलिंग रैग्नारोक चैप्टर 67 आ चुका है और आज का चैप्टर देखकर तुम लोगों को पूरा मजा आने वाला है भाई। चैप्टर की शुरुआत में हम एक अलग ग्रुप को देखते हैं जहां चोजोंग और बाकी सारे लोग मौजूद हैं। हम देखते हैं कि सूहो ने चोजोंग को जो शैडो आइटम दिया था, टॉर्च, वो अब लेवल 16 तक पहुंच चुका है। यहां चोजोंग अपनी फायर एबिलिटी और उस शैडो आइटम टॉर्च को यूज करके सारे के सारे आइस मॉन्स्टर्स से फाइट कर रहा होता है। उसके साथ हम देखते हैं एस रैंक हंटर मा डोंग वुक और वहीं पास में ए रैंक हंटर जोंगसुक भी मौजूद होता है। लेकिन उन दोनों को कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ती क्योंकि चोजोंग अकेले ही सारे आइस मॉन्स्टर्स को खत्म कर रहा होता है। और पर्सनली भाई, जब भी चोजोंग अपनी एबिलिटी यूज करता है ना, देखने में सच में बहुत मजा आता है। चोजोंग को फाइट करते देखकर मा डोंग वुक कहता है, जैसा हमने एक्सपेक्ट किया था, जब हंटर चोजोंग हमारे साथ होता है तो हमें एक भी स्टेप आगे बढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे ही वह अपनी लाइन खत्म करता है और थोड़ा सा गार्ड डाउन करता है, तभी चोजोंग कहता है, तुम्हारे पीछे। ये और सच में
पीछे से एक खतरनाक क्रिएचर मा डोंगवुक पर अटैक करने ही वाला होता है, लेकिन मा डोंगवुक स्माइल करता है क्योंकि हमें पता चलता है कि सुहू ने उसे जो शैडो आइटम दिया था, टीमन एम्पायरस, जो एक शील्ड है, वो अब लेवल 12 का हो चुका है। वो उसी शील्ड को यूज करके एक खतरनाक शॉट देता है और अटैक यहीं नहीं रुकता। हम देखते हैं कि ए रैंक हंटर जोंगसुक अपने गॉन्टलेट को यूज करता है, ऑफ कोर्स वो भी सुहू का दिया हुआ शैडो आइटम, और वह भी एक ही शॉट में मॉन्स्टर को खत्म कर देता है। इसके बाद यहां पर सारे आइस मॉन्स्टर्स पूरी तरह खत्म हो जाते हैं। अब क्योंकि यह एक एस रैंक डंजन है और जोंगसुक सिर्फ ए रैंक हंटर है, वह खुद हैरान होकर कहता है, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं एक एस रैंक डंजन में ऐसा परफॉर्म कर पाऊंगा। वह समझ जाता है कि यह सब सुहू के दिए हुए शैडो आइटम्स और उनकी ट्रेनिंग प्लस लेवल अप की वजह से ही मुमकिन हुआ है। तभी हम दूर से देखते हैं बैक्यूनो और उसकी बेटी बैकमियो को आते हुए। सामने आने पर पता चलता है कि उन्होंने भी अपनी साइड में सारे मॉन्स्टर्स को क्लियर कर दिया है। यहाँ बैकयूनो का शैडो आइटम बेगू अब लेवल 20 का हो चुका है और बैकमियो का शैडो आइटम अब लेवल 10 पर पहुंच चुका है। मतलब साफ है, ये लोग फाइट भी कर रहे हैं, लेवल अप भी कर रहे हैं और दिन ब दिन और स्ट्रांग होते जा रहे हैं। लेकिन यह सब देखकर हंटर गिल्ड का सकीन काफी निराश हो जाता है क्योंकि उसे कोई शैडो आइटम मिला ही नहीं था। टाइम की कमी थी, सब कुछ बहुत रश में हुआ था। वह कहता है, लग रहा है स्कैवेंजर गिल्ड हमसे बहुत आगे निकल चुकी है। जोंग जवाब देता है, हाँ, हमें भी जल्दी करनी पड़ेगी। तभी जोंगसुक बताता है कि यह पूरा प्लान बैक्यूनो का था। अगर यहां मौजूद सारे लोग एक साथ आगे बढ़ते तो बेहतर होता, लेकिन 4 हंटर ऐसे हैं जो इस ग्रुप के साथ नहीं हैं, और वो 4 हैं, सुहू, तेग्यू, ग्रीन रिपर गिल्ड का लीडर, अपोस्टल पार्क डोजिन और यसिन यंजनस रैंक हंटर। चोजोंग बताता है कि हंटर सक्स शायद स्कैवेंजर गिल्ड को ओवरटेक करना चाहता है, इसलिए अकेले आगे बढ़ा होगा। और ग्रीन रिपर गिल्ड वैसे भी सोलो एडवेंचर टाइप गिल्ड है। आखिर में चोजोंग कहता है, हम सबका गोल एक ही है, बॉस रूम। चाहे रास्ते अलग हों, एंड में सबको वहीं पहुंचना है। इसके बाद सीन कट होता है। अब हम फाइनली देखते हैं थॉमस एंड्रे को। थॉमस अपने गिल्ड मेंबर्स के साथ आगे बढ़ रहा होता है, लेकिन ऊपर से कोई उस पर नजर रख रहा होता है, और वो कोई और नहीं, अपोस्टल होता है। उसके साथ उसका बिलीवर एस रैंक हंटर यजिन राइट भी होता है। अपोस्टल सोचता है, अगर मैं थॉमस एंड्रे को अपने बिलीवर में ट्रांसफॉर्म कर लूं तो पूरा गेम मेरे हाथ में होगा। वह अपने पुराने बिलीवर्स को थॉमस के लिए कुर्बान करने तक को तैयार होता है। वह एरो ड्रॉ करता है। यही वो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जिसका वह लंबे टाइम से इंतजार कर रहा था। लेकिन तभी पीछे से आवाज आती है, गिल्ड के बीच कंपटीशन हो सकता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम एक दूसरे पर अटैक करें। अपोस्टल वहीं फ्रीज हो जाता है। पीछे मुड़कर देखते हैं, इट्स नन अदर देन टेग्यू, ग्रीन रिपर गिल्ड का लीडर। टेग्यू पूछता है, तू यहां क्या कर रहा है? रेड पार्टी को ज्वाइन क्यों नहीं किया? थॉमस एंड्रे पर नजर क्यों रख रहा है? अपोस्टल बहाने बनाता है, लेकिन टेग्यू एक एक झूठ पकड़ लेता है और फिर बम फोड़ता है। जो प्लेन क्रैश हुआ था वो तूने ही किया था, लियसो की एबिलिटी यूज करके। ये अपोस्टल का पोल खुल जाता है। वह अपना फ्रैगमेंट निकालता है और कहता है, 2 नेशनल लेवल नहीं है, लेकिन एस रैंक तो है, तुझसे भी काम चल जाएगा। ब्रदर टेग्यू फाइट के लिए तैयार होता है। पीछे से अपोस्टल का बिलीवर यजिन सरप्राइज अटैक के लिए तैयार होता है और सीन कट हो जाता है। अब हम आते हैं इंसेक्ट मोनार्क की डिसेंडेंट अर्शा के सीन पर। सिरका बंधी हुई होती है। अर्शा के हाथ में होता है मॉडिफाइड स्टार फ्रैगमेंट। अर्शा कहती है, फ्रॉस्ट मोनार्क के डिसेंडेंट में इसे डालते ही कन्वर्जन अपने आप हो जाएगा। सिरका सिर्फ अपने सिबलिंग्स को याद करती है, ग्रैंडपा को पुकारती है, और तभी सुहू का शैडो सोल्जर अचानक आकर इंसेक्ट को फाड़ देता है, सिरका को बचा लेता है। अर्शा समझ जाती है, सिरका पहले ही शैडो मोनार्क के डिसेंडेंट से मिल चुकी है। लेकिन तभी अर्शा अपना ऑरा रिलीज करती है, ग्रिंगा को बुलाती है। ग्रिंगा बेहद स्ट्रांग होता है। वह सिरका को पकड़ लेता है। शैडो आर्मी भी फेल हो जाती है। सिरका रोने लगती है और तभी ऊपर से एक भयानक ओरा महसूस होता है। सन सुहू रेज मोड में उतरता है। तुम लोग कौन हो और इस बच्ची के साथ क्या कर रहे हो?
दी सुहू अटैक करता है। ग्रिंगा झेल नहीं पाता। अर्शा पोर्टल खोलती है, लेकिन सुहू पीछे से मैसिवोरा रिलीज करता है। तुमको क्या लग रहा है तुम जा भी पाओगे? ये और आखिरी लाइन, बच्ची को वापस कर दो, रिटर्न द किड। यहीं पर चैप्टर खत्म होता है। सुहू अब लेवल 75 पर है। आगे सुहू वर्सेस इंसेक्ट मोनार्क। साल का लास्ट चैप्टर बिल्कुल आग था। अगर वीडियो पूरा देखा है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। नेक्स्ट वेडनेसडे नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड। एपिसोड के शुरू में हमें दिखाया जाता है सुवो को, जो कि बहुत ही गुस्से में है। वो उन सबको सिरका को छोड़ने के लिए कहता है। उसके ही पीछे गरगा वो गिरा हुआ था। उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब था। इस तरफ ये देख के पिया कहती है करगा वो मर चुका है। अर्शा कहती है ऐसा लगता है शैडो डिसेंडेंट उसकी ग्रोथ अनएक्सपेक्टेड है। बहुत जल्दी वो ताकतवर होता जा रहा है। हम सिरका को भी रोते हुए देखते हैं। वो उसी के गोद में थी, पर तभी वो अपने ही किसी छोटे से बीस्ट से उसको इंजेक्शन दिला देती है, जिससे वह वहीं पर सो जाती है। सो वो डर जाता है, पर आरसा कहती है चिंता करने की कोई बात नहीं। फ्रॉस्ट की डिसेंडेंट वो बस थोड़ी देर के लिए सोई हुई है और कुछ नहीं। पर फ्रॉस्ट डिसेंडेंट ये नाम सुनते ही सुवो बहुत हैरान हो चुका है। सोचता है क्या आखिर ये क्या कह रही है। इसका मतलब सिरका वो एक मोना की डिसेंडेंट है, और अगर ये जानती है मोनाक्स क्या है, इसका मतलब यह भी किसी न किसी मोनाक्स की डिसेंडेंट ही होगी। और वो पूछता है क्या तुम भी वॉर ऑफ मोनाक्स में से कोई सर्वाइवर हो? यह सुनकर वो कहती है सर्वाइवर। हम तुम यह कह सकते हो, पर थोड़े से गलत हो, क्योंकि हमें उसी वर के द्वारा या फिर वर के बाद बनाया गया था। और हाँ, तुम्हें बता दूं, तुम बोल सकते हो कि हम यहाँ पर और 3 मोनाक्स के डिसेंडेंट हैं। यह सुनते ही सुओ बहुत बहुत हैरान होता है। तभी उसके पीछे से गौरगा उठता है और वो सीधा उसके ऊपर हमला करता है, जिससे वो बहुत बहुत ज्यादा हैरान होता है। उसे समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि गरगा के हाथ तो टूटे हुए होने चाहिए थे, पर वो इतना ताकतवर कैसे? और तभी इस तरफ आरसा भी अपनी बीस्ट की मदद से उस पर हमला करने लगता है। यहाँ पे दोनों मिलकर सुओ पर बहुत खतरनाक अटैक करते हैं, और वो कहती है गर्ग मैं भी तुम्हें जॉय करती हूँ, चलो हम दोनों मिलकर पिया के लिए कुछ टाइम बचाते हैं। तब तक वो गेट को तैयार कर लेगी, और तभी सुओ के पास एक नोटिस आता है। नोटिस जिसमें उसका क्वेस्ट अपडेट हो चुका है। यह क्वेस्ट बहुत लंबा है, तो मैं थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगा, क्योंकि लास्ट एपिसोड है। आप लोग भी थोड़ा सा समझ लेना। क्वेस्ट का नाम है मोनाक्स डिसेंडेंट, जिसमें सुहू को सारे जो मोनाक्स के डिसेंडेंट है उनको ढूंढना है और अपने कंपेनियन बनाना है। जो भी डेजन्स ऑफ द शैडो डेन्स है वह तुम्हें कभी भी इस लैंड का मास्टर नहीं मानेंगे, क्योंकि तुम बहुत ज्यादा कमजोर हो। तो तुम्हें यहां पर सरवाइव करनी है एक टाइम लिमिट के अंदर, और अपने आप को प्रूफ करना है। और यहां पर बाकी सारे मोनार्क्स डिसेंडेंट को हमें दिखाया जाता है, जिनमें से कुछ तो उसके हाथ में है सिवाय 2 या 3 के, और उसे उन लोगों को ही साथ ही बनाना है। यह देखते ही सु हैरान हो चुका है। उसे यह पता नहीं था कि वो यहां पे आके मोनार्क्स के डिसेंडेंट से मिलने वाला है। और तभी बीरू बाहर निकलता है और कहता है वैसे ये बहुत अच्छा है ना, या मोनार्क्स आपका काम बहुत कम हो गया। पर वो कहता है पर मुझे नहीं लगता कि यह लोग मेरी बात मानेंगे। यह सुनकर वो हंसते हुए कहता है अरे यांग मोनार्क, ये तो मुझे भी पता है, पर इन लोगों को इतना मारिए कि यह लोग अपने आप की बात मान जाए। और तभी देखते हैं गौर उसकी तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, पर इंस्टेंटली वो गर को बहुत ही आसानी से हरा देता है। और तभी इस तरफ आरसा को देखते हैं, जो कि अपने बीस्ट से उसके ऊपर अटैक करने जा ही रही थी। सोहो वहां पे आके उसके ऊपर अटैक करता है, पर वो तभी स्माइल करती है। और तभी हम पीछे से एक और गेट से उन्हीं टेंटिकल्स को बाहर आके सोहो के ऊपर हमला करते हुए देखते हैं। सो अब यह थोड़ा सा समझ नहीं पाता। उसे थोड़ा सा अजीब लग रहा था कि यह अटैक साइड से कैसे आ सकता है। इस तरफ आरसा पिया को शाबाशी देती है, पर सुहो भी अब समझ चुका है कि यह शायद उसी बच्ची की गलती है। और पीछे हम गौरगा को देखते हैं, जो अब फिर से उठ खड़ा हो चुका है सुहो के इतनी देर मारने के बाद भी। और अब सुहो चारों तरफ देखने लगता है। सबने मिलकर उसे घेर लिया है और उसे यह थोड़ा सा मुश्किल लग रहा था। पर तभी आवाज आता है यंग मोनार्क। यंग मोनार्क वो समझ जाता है कि यह वॉइस एसिल की है। वो बाहर आना चाहती है, पर सुहो पहले पहले डर रहा था कि वो लोग आके संभल पाएंगे कि नहीं। पर एसिल कहती है कि उन पर विश्वास करें। इस तरह वो लोग मिलकर उसके ऊपर हमला करे जा रहे थे। उसकी हालत और ज्यादा खराब होता जा रहा था। पर तभी सुहो एसिल और ग्रे को रिलीज करता है, और इतने दिनों बाद हम फाइनली दोनों को देखते हैं। मिसिल कहती है फाइनली हमारा समय आ चुका है ग्रे, चलो अब उनको दिखाते हैं। आरसा हंसने लगती है और कहती है मोनार्क्स की डिसेंडेंट, जो कि शैडो डिसेंडेंट से बाउंड है। हम यह तो बहुत अच्छा है, क्योंकि मैं अब सबको एक साथ अपने कंट्रोल में कर सकती हूँ। और वो दोनों के ऊपर एक साथ हमला करती है, पर एसील और क्रे अच्छे से उनको टक्कर दे रहे थे।
पर एसील को समझ आ चुका था कि यह लोग इतने कमजोर भी नहीं हैं क्योंकि इनके बीस्ट, इनके हथियार भी बहुत ताकतवर है। पर एसील जानता है कि सुओ इतने दिनों से इसी वजह से इनको प्रोटेक्ट कर रहा था। पर इस प्रोटेक्शन में वो लोग और ताकतवर हो चुके हैं और तभी इंस्टेंटली वहां पर जितने भी बीस्ट थे उन सबको एसील एक ही बार में खत्म कर देती है। और तभी उसको हम ट्रांसफॉर्म होते हुए देखते हैं और उसकी ट्रांसफॉर्मेशन सच में कमाल की है और वो दोनों अब एक साथ फ्यूज हो चुके हैं। और यह देख के सुओ भी बहुत हैरान हो चुका है। दोनों अपने बीस्ट पोजीशन का यूज करते हैं, एक तरह की बोन स्किल। और तब एसली उसकी तरफ देख के हंसते हुए कहती है, यंग मोनार्क, हमारे पास सिर्फ यही नहीं है, बॉर्न स्किल, डिमांड, स्ट्राइक। और एक साथ वो सबको वहां पे जितने भी बीस्ट और सब कुछ थे सबको खत्म कर देती है। यहां तक कि उसकी एक अटैक आरसा को छूते हुए उसकी बालों को काटते हुए जाती है। यह देख के वो भी बहुत हैरान हो चुकी थी। वो आके सीधा उसके ऊपर अटैक करती है जिसे आरसा डिफेंड तो कर लेती है। यह मौका देखते ही एस्ला अपनी बीस्ट पोजीशन को डीएक्टिवेट करती है जिससे ग्रेबा से अलग होता है और सीधा पिया की तरफ जाने लगता है। पिया बहुत डर जाती है, कहने लगती है, माफ करना, मैं लड़ नहीं सकती। वो डर जाती है, आंख बंद कर लेती है। पर इस तरफ ग्रे सिर्फ सिरका को बचाने के लिए आई थी और उसे बचा के उसके सामने से ले जाती है। एसिल और सुहो दोनों उसे देख के बहुत खुश होते हैं। सुहो उन दोनों की तारीफ भी करता है। तभी हम आरसा को ट्रांसफॉर्म होते हुए देखते हैं। वो कहती है, बॉन्ड स्किल अच्छी बात है, तो ये जो प्रिविलेज है क्या ये सिर्फ तुम्हारे ही सिस्टम में है? ये मुझे बहुत बहुत गुस्सा दिला रही है। और तभी देखते हैं एसिल को बहुत बड़े से टेंटिकल से वह हमला करती है। उसके आर पार वो उसे घुसा देती है। एसिल की हालत बहुत खराब हो चुकी है। थ्रू यह देख के बहुत ज्यादा डर जाता है और अब आरसा को हम उसके फुल ट्रांसफॉर्मेशन में देखते हैं। पर तभी आरसा कुछ और कहती करती उससे पहले गर्ग की बॉडी उसके पार उसके ऊपर से गुजरता है। वो ये देख के ठर जाती है, चिल्ला के कहती है, शैडो डिसेंडेंट्स। पर तभी उसकी वही टेंटिकल वो हवा में था। वहां पे हम सुहू को देखते हैं और उसकी गोद में एसिल थी। वो अपने आइटम विंडो से कोई पोर्शन निकाल के उसके ऊपर डाल रही थी। एसिल कहती है, एंग मोनार्क, मैं। वो कहती है, इट्स ओके एसिल, अब रेस्ट करो। और वो अब ग्रे को, एसिल और सिरका दोनों को शैडो डेंजर में ले जाने के लिए कहता है और तभी उनको मारने के लिए उनके पास दौड़ता है। पर इस तरफ हम देखते हैं आरसा पिया को कहती है, पिया समझे ना? पिया कहती है, हाँ बिल्कुल आरसा, मैंने ऑलरेडी गेट को देख लिया है और मेमोराइज भी कर लिया है। हाँ, इसे बनाना मेरे लिए थोड़ा सा महंगा होगा पर मैं तुम्हारे लिए यह गेट खोल दूंगी आरसा। और तभी उसे अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए देखते हैं पर उसकी स्किन थोड़ी सी अलग हो रही थी। शायद यह उसके लिए कुछ ज्यादा ही ताकतवर गेट था। और तभी वो कहती है, गर्ग और पिया दोनों उनके पीछे जाओ और फ्रॉस्ट डिसेंडेंट को मेरे लिए वापस लाओ। और यह सुनते ही वो दोनों वहां से गायब हो जाते हैं, शायद शैडो रेंज में उनके पीछे जाते हैं। तभी सुहो कहता है, ओए बग, तुम्हारे बातों से ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे पास भी सिस्टम है, बिल्कुल मेरी तरह। क्या तुम्हारी सिस्टम भी मेरे पापा ने ही बनाया है, यानी शैडो मोनार्क ने? ये सुनते हुए वो हंसते हुए कहती है, माफ करना मुझे कहना पड़ रहा है पर यह तुम्हारे पापा की देन नहीं है, यह तो उससे भी सुपीरियर है। जैसे कि तुमने देखा ना, इसने मुझे बताया था कि फर्स्ट डिसेंडेंट वो कहाँ मिलेगी। पर उसकी यह सारे बातें सुन के वो कहती है, तुम ऐसे बातें कर रहे हो, तुम्हें पता तो है ना तुम्हारे डेंजन के अंदर मेरे कंपेनियंस गए हैं। सुबह हंसते हुए कहता है, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उनके बारे में मुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। वहां पे कोई ऐसा है जो सब कुछ अकेला संभाल सकता है पर तुम्हारे बारे में कह नहीं सकता। और तभी उसके ऊपर हमला करने के लिए वो आगे बढ़ता है और इंस्टेंटली उसके ऊपर जाकर हमला करता है। गुस्से में कहता है, तुम अपने बारे में चिंता क्यों नहीं करते? तभी सीन शिफ्ट होता है। दूसरी तरफ हम सिरका को देखते हैं जो कि शैडो डेंजर में थी और जाग नहीं वाली थी। पर तभी उसके साइड में ग्रे को हम बहुत ही गुस्से में देखते हैं क्योंकि उसके सामने गर्ग और पिया दोनों थे। पर तभी वो सब डर जाते हैं। एक पावर की प्रेशर में आवाज आता है, मुझे शायद तुमसे सवाल करना चाहिए और तुम्हारे ही जवाब से डिपेंड करता है कि तुम कैसे मरोगे। सो जवाब केयरफुली देना। क्या तुम ही हो वो जिन्होंने उस बच्ची के साथ ऐसा किया है? अगर ऐसी बात है तो मैं। और तभी वो अटैक करने के लिए तैयार होता है। और इसी के साथ गाइस ये एपिसोड और यह सीजन यहीं पर खत्म होता है। हाँ जानता हूं यह बहुत शॉर्ट था और इसका रीजन मैं आपको एक शॉर्ट में आगे बताने वाला हूं। शायद कल ही वह आ जाएगा पर इतना बताना चाहूंगा, बहुत बुरा लग रहा है कि यह सीजन ऐसी मिड आर्क में खत्म हो रहा है। चलिए देखते हैं आगे की सीजन।